नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंशिएंट ग्रीस में प्री सोक्रेटिस एरा के एक महान फिलोसोफर जिनका नाम था हेराक्लिटियस, जिनको द वीपिंग फिलोसोफर, द रिडलर, द डार्क वन, द ऑब्सक्योर फिलोसोफर, इन तमाम नामों से जाना जाता है। अब ये जो एंशिएंट ग्रीस है, जिसे भारत में हम प्राचीन यूनान के नाम से जानते हैं, इसमें जो फिलोसोफर हुए वो बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर हुए हैं। सोक्रेटिस की हम बात करते हैं, जिसे भारत में सुकरात कहा जाता है, उससे भी पहले के ये फिलोसोफर थे। अब वीपिंग फिलोसोफर इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये थोड़े निराशावादी किस्म के व्यक्ति थे। इनको लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। ये कहते थे कि जो लोग हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वो स्लीप वॉकिंग स्टेज में हैं। वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सच्चाई को वो नजरअंदाज कर देते हैं और जो अल्टीमेट ट्रुथ है उससे वो परे हैं और वो समझना चाहते भी नहीं है और समझेंगे भी नहीं। तो इस तरीके की निराशावादी बातें कई बार ये करते थे, इसलिए इनको डार्क वन या वीपिंग फिलोसोफर कहा जाता है। और इनकी जो बातें थी वो बहुत बार पहेली नुमा होती थी, उनमें पहेलियां होती थी और स्पष्ट नहीं होती थी। इनको समझना इतना आसान नहीं था, इसलिए इनको ऑब्सक्योर कहा जाता है, रिडलर कहा जाता है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी जीवनी और इनकी जो फिलोसॉफी है उसको हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके की बातें कह के गई। और हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ग्रीक सिटी स्टेट्स की जब हम बात करते हैं, तो ये थे ग्रीक सिटी स्टेट्स, जिसमें कई सिटी स्टेट्स का नाम आपने सुना होगा, जैसे एथेंस था, स्पार्टा था और सैमोस था, मिलेटस था। इसमें एक सिटी स्टेट्स था आयोनियन क्षेत्र में, जिसका नाम था इफेसस। इस इफेसस से ये बिलोंग करते थे, इसीलिए इनको हेराक्लिटियस ऑफ इफेसिस कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान भी रखना है आपको। और अगर आप बात करें ग्रीक सभ्यता की या यूनानी सभ्यता की, तो इसके ऊपर हम बहुत कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो ग्रीक सभ्यता थी, इसका इतिहास हमने डिटेल में पढ़ा और जाना कि ये सभ्यता का कैसे राइज हुआ, कैसे इसका डिक्लाइन हुआ, किस तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे था, कौन कौन से महत्वपूर्ण सिटी स्टेट्स थे, उनके बीच में किस तरीके की लड़ाइयाँ हुई, यहाँ का समाज कैसा था, यहाँ का रिलीजन कैसा था। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस करी थी। उसके अलावा हमने इनके रिलीजन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, जिसमें हमने जाना था कि कौन कौन से देवताओं की पूजा करते थे, कौन कौन से ट्रेडिशंस और रिचुअल्स को फॉलो करते थे, वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी। उसके अलावा जो यहाँ के ग्रेट फिलोसोफर्स हुए हैं या यहाँ के बड़े मैथमेटिशियंस और हिस्टोरियंस हुए हैं, उनकी भी बायोग्राफी हमने कवर करी। फॉर एग्जाम्पल सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, ये बहुत महान फिलोसोफर्स हुए हैं इतिहास में। इनकी पहचान पूरी दुनिया में है और इनके बारे में हमने पढ़ा, इनकी फिलोसॉफी को जाना। पाइथागोरस को आप जानते होंगे, हीरो का सूत्र आपने पढ़ा होगा, हीरो को जानते होंगे। हेरोडोटस जो कि फादर ऑफ हिस्ट्री हैं, इनको भी आप जानते होंगे। इन तमाम लोगों की हमने बायोग्राफी कवर करी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। अब हम हेराक्लिटियस के बारे में जाने उससे पहले एक इनका कोट पढ़ लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। तो इन्होंने कहा था, द कंटेंट ऑफ योर कैरेक्टर इज योर चॉइस, कि आपका चरित्र कैसा बनेगा ये आपकी मर्जी है। डे बाय डे व्हाट यू चूज, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू डू इज हु यू बिकम। आप कौन बनेंगे वो आपकी चॉइस है, कि हर दिन आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं और क्या उसके बाद सोचने के बाद आप करेंगे। ये जो चीजें हैं यही आपको एक कैरेक्टर बनाती हैं। तो जो व्यक्ति, उसकी पहचान जो है वो उस पर डिपेंड करती है कि उसने अपनी जिंदगी में किस तरीके की चॉइसेस को अपनाया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हेराक्लिटियस ऑफ इफेसिस का मैं आपको एक शॉर्ट में यहाँ पे वो देता हूँ इंट्रोडक्शन, उसके बाद इनकी जीवनी और इनकी फिलोसॉफी को इन डिटेल हम पढ़ेंगे। वीपिंग फिलोसोफर कहा जाता है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये थोड़े से उस तरीके के व्यक्ति थे, निराशावादी। इनको पेसिमिस्टिक कहा जाता है, ऑप्टिमिस्टिक व्यूज नहीं माने जाते इनके। और ये इस तरीके के व्यक्ति थे जिस लोगों से इनको ज्यादा उम्मीद नहीं थी, नाउम्मीदगी में रहते थे कि लोग जो हैं वो बहुत ही इग्नोरेंट प्रवृत्ति के हैं और वो चीजों को इग्नोर करते हैं, सच्चाई को इग्नोर करते हैं और सच्चाई को जानना नहीं चाहते। इनका जो दौर है वो माना जाता है लेट 6th सेंचुरी बीसीई का। लेट 6th सेंचुरी बीसीई मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ। इनके टाइमलाइन के ऊपर भी डिस्कशन होते हैं, डिबेट होती है कि कोई 5th सेंचुरी बीसीई में करता है, कोई 6th सेंचुरी में करता है, लेकिन जो मोर एक्सेप्टेबल डेट है वो है, मानी जाती है इसी दौर की, 535 ईसा पूर्व के आसपास की। ठीक है, और सोक्रेटिस जो है वो 4th सेंचुरी बीसी के फिलोसोफर हैं, तो उनसे पहले हुए, तो इसलिए इनको प्री सोक्रेटिस फिलोसोफर कहा जाता है। तो सोक्रेटिस के आने के बाद जो ग्रीक फिलोसॉफी है उसमें बहुत तब्दीलियां आई।
तो प्री सोक्रेटिस फिलोसोफर्स और पोस्ट सोक्रेटिस फिलोसोफर्स की फिलोसॉफीज में आपको बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेंगे। इनकी जो फिलोसॉफीज हैं, इनके जो दर्शन शास्त्र में आपको एक चीज दिखेगी कि कॉन्सेप्ट ऑफ फायर के ऊपर ये बहुत ज्यादा रिवॉल्व करते हैं कि जो आग है, अग्नि है, वो एक की एलिमेंट है। जैसे हमारे यहाँ पे ये माना जाता है ना, जैसे हर एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, हर एक फिलोसॉफिकल एंगल भी होता है। तो हमारे इंडिया में जो बहुत प्राचीन फिलोसॉफीज थी उसमें भी 5 तत्वों की बात होती थी। 5 तत्व कहा जाता था ना कि हर चीज 5 तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व होते हैं। कहीं पे आप वेस्ट में जाएंगे 4 तत्वों की बात होती है, कहीं पे 3 तत्वों की बात होती है, कहीं पे 1 तत्व की ही बात होती है। तो हेराक्लिटियस जो है वो 1 तत्व के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, वो है अग्नि यानी फायर। सब कुछ अग्नि ही से बना है और अग्नि में ही विलीन हो जाएगा, ऐसा इनका मानना था। इन्होंने चेंजिंग नेचर ऑफ लाइफ और चेंजिंग नेचर ऑफ ऑल सराउंडिंग नेचर के बारे में बात करी है कि सब कुछ एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म होता रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या कहें कि पानी बर्फ में भी बदल जाता है, आइस में भी बदल जाता है और भाप में भी बदल जाता है, लेकिन उसकी मूल प्रवृत्ति, मूल जो गुण है, उसके अंदर की कैरेक्टर्स हैं, वो तो सेम ही रहते हैं। आइस में भी पानी है और भाप में भी पानी है, इससे तो मना नहीं किया जा सकता ना। तो पानी है लेकिन उसे पानी नहीं कहा जाएगा, उसे भाप कहा जाएगा, उसे आइस कहा जाएगा, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे में बदलते रहते हैं। और इसके ऊपर बहुत डिटेल में इन्होंने बातें कही हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो इसको यूनिवर्सल फ्लक्स कहा जाता है, जो हर चीज कॉन्स्टेंटली बदलती रहती है ना, एक चीज से दूसरी चीज के अंदर। और इन्होंने ये कहा कि अपोजिट्स जो होते हैं, दो चीजें एक्स और वाई मान लीजिए एकदम एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के अपोजिट है। तो इनको कहा कि इनकी यूनिटी ऑफ अपोजिट्स के ऊपर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे के एकदम विरोधी हैं लेकिन फिर भी आइडेंटिकल हैं। और फायर जो है वो बेसिक एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड है। और क्योंकि इनकी जो बातें थी वो काफी क्रिप्टिक होती थी, काफी रिडल वाली होती थी, काफी उनमें चीजें ऐसी होती थी कि एक साधारण व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता था, इसीलिए इनको ऑब्सक्योर, रिडलर और डार्क वन इनको कहा जाता है। इनके बारे में जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिलता है वो क्लासिकल डेक्साफर के एक हिस्टोरियन और बायोग्राफर, जिन्होंने ज्यादातर ग्रीक हिस्टोरियंस की बायोग्राफीज को लिखा, उनके सोर्सेज से मिलता है, जिनका नाम था डियोग्निस लियर्टस। ठीक है, इन्होंने लिखा था। तो इनके चीजों से हमें पता चलता है क्लासिकल दौर के ये राइटर थे। हेराक्लिटियस ने अपने सारे प्रेसिडर्स को और कंटेम्परेरीज को क्रिटिसाइज किया है। प्रेसिडर्स उनसे पहले के जो फिलोसोफर्स थे और उनके समय के जो फिलोसोफर्स थे, उनको एक तरह से उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये जो है ये यूनिटी इन एक्सपीरियंस को समझने में फेल हुए हैं। सब के सब लोग, सब तरीके के एक्सपीरियंस की जो यूनिटी है उसको समझने में ये लोग नाकाम रहे हैं, उनके पूर्वज और उनके समकालीन लोग। और उन्होंने कहा कि सभी चीजें जो हैं वो किसी ना किसी सेंस में सेम है, एक जैसी हैं। हर एक जो चीज है, जैसे कि हमने कहा कि पंच तत्व से बना है, हर एक चीज पंच तत्व से बनी है, तो सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो होगी ही ना। भले ही आप सोना और लोहा दोनों का कंपैरिजन ना करें, सस्ता है सोना बहुत, सोना बहुत महंगा है, लोहा बहुत सस्ता है, लेकिन फिर भी उनमें कहीं ना कहीं बेसिक एलिमेंट्स तो यही सब होंगे ना। यही तो कहा गया है यहाँ पे कि जैसे इन्होंने कहा कि सब चीजों में फायर ही तो बेसिक एलिमेंट है, तो कुछ ना कुछ सेंस में ये सब लोग, ये सब चीजें, सारी चीजें जो है वो एक है। तो ये अल्टीमेटली एक यूनिटी है। एक्सपीरियंस करेंगे आप तो सब चीजों में एक यूनिटी है, सब तरीके की अपोजिट चीजें हैं वो भी यूनिटी है। ये बात उन्होंने कही और कहा, क्लेम किया, क्रिटिसाइज किया और कहा कि मेरे सभी जो कंटेम्परेरीज और प्रेसिडर्स हैं वो इस चीज को नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा कि अपोजिट्स जो हैं वो नेसेसरी हैं लाइफ के लिए, एक ही चीज से आप सब कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लो कि अग्नि ही, फायर ही एक बेसिक एलिमेंट है, तो फायर से सब चीजें तो नहीं कर सकते। फायर से आप हाथ तो नहीं धो सकते, पानी चाहिए ना आपको, पानी पीने के लिए आप आग तो नहीं पी सकते। तो पानी का होना भी जरूरी है और आग का होना भी जरूरी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, दोनों का नेसेसिटी है लाइफ में। लेकिन अल्टीमेटली बैलेंस वे में अगर देखें तो वो सब चीजों में की एलिमेंट एक ही है, वो सब यूनिटी है उनमें, सब एग्जिस्टेंस लेवल पे देखा जाए तो। इस तरीके की बातें हेराक्लिटियस ने कही, जिनको आप अब इनकी फिलोसॉफी को समझते जाएंगे तो बहुत जगहों पे आप कन्विंस होते जाएंगे
एक बार में जब कोई चीज सीधी कही जाती है तो वो उसमें आदमी कन्विंस नहीं होता है, लेकिन जब चीजें धीरे धीरे इनकी बातों को आप समझेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। इन्होंने फायर को एक सिंबल की तरह इस्तेमाल किया। सिर्फ एक फायर को, जैसे अग्नि जलती है उसी अग्नि को फायर के तौर पे नहीं देखा, एक सिंबलाइज किया है कि फायर एक लार्जर एस्पेक्ट उनका देखा कि फायर एक की एलिमेंट, इन्होंने उसको मान लिया। ठीक है, अब चीजें क्या है कि वो आइडेंटिकल ऐसे नहीं है। आपको कोई कहेगा कि ये लकड़ी है और ये अग्नि है, दोनों में यूनिटी है, कहीं ना कहीं दोनों के बेसिक एलिमेंट सेम है, आप उस चीज को मानेंगे नहीं ना। आपको कहेगा कि इस अग्नि और इस लकड़ी को आप मिला के देखिए, अग्नि इस लकड़ी को खत्म कर देगी, जला देगी, भस्म कर देगी, लेकिन उसके मेन सब्सटेंस में हर एक सब्सटेंस का आपने अध्ययन किया है कि अंदर से कि फायर में क्या है और उसमें क्या है। ठीक है, ये चीज होती है ना। साइंटिफिक वे में अगर आप देखेंगे तो कुछ चीजों से हेराक्लिटस की आप आज के समय असहमत भी होंगे, क्योंकि जिस दौर में हेराक्लिटस थे उस दौर में इतनी ना तो साइंस डेवलप हुई थी, ना ही इतने फिलोसॉफिकल एंगल डेवलप हुए थे। आज के समय चीजें बहुत डेवलप हो गई हैं तो आप चीजों को बहुत ढंग से समझ पाते हैं, लेकिन इन्होंने जो विजन दिया उस विजन को आप समझिएगा, वो ज्यादा जरूरी है। मैं भी इनकी कोई बात जो है एक सेंटेंस का कुछ मतलब समझूं और आप उसका अगर कुछ सेपरेट मीनिंग समझें तो इट्स ओके। यही तो ब्यूटी है इनकी, जो फिलोसॉफी है उसकी ये ब्यूटी है कि इनकी बातों के अलग अलग लोग अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, इसीलिए इनको रिडलर कहा जाता है। ठीक है, और ये वो पहले वेस्टर्न फिलोसोफर थे जिन्होंने फिजिकल थ्योरी के बियॉन्ड जाके मेटाफिजिकल फाउंडेशंस और मॉरल एप्लीकेशंस के ऊपर बात करी। वेस्ट में, इंडिया में नहीं, इंडिया में उससे पहले काफी सारे फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट हो चुके थे। ये वेस्ट में पहले ऐसे फिलोसोफर थे जिन्होंने इस तरीके की चीजें कही। मेटाफिजिकल फाउंडेशंस यानी मेटाफिजिक्स की बात करी। मेटाफिजिक्स क्या होता है? मेटाफिजिक्स, जिसे हिंदी में हम तत्व मीमांसा कहते हैं, एक ऐसी ब्रांच फिलोसॉफी की जिसमें एग्जिस्टेंस की बात होती है कि हमारा मूल स्वरूप, हमारा एग्जिस्टेंस कहां से हुआ, सत्य क्या है, यानी अल्टीमेट यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, इस तरीके की बातें होती हैं। उसमें साइंटिफिक भी एंगल्स होते हैं कि भाई जैसे कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, उसमें साइंस एक अलग डेफिनेशन देगा और अपनी परिकल्पनाएं और अपनी थ्योरीज देगा। अलग अलग रिलीजन्स अपनी अपनी थ्योरीज वगैरह देंगे, वो उनके सिद्धांत होंगे जिनको पूरी तरह से एक व्यक्ति मानता है, दूसरा उसे पूरी तरह से खारिज कर देता है, इसीलिए उनको मिथिकल क्रिएशन स्टोरीज कह दिया जाता है। उसके अलावा फिलोसॉफिकल एंगल्स अलग होते हैं जिसमें फिलोसोफर्स जो है वो बात करते हैं कि एग्जिस्टेंस की शुरुआत कैसे हुई, तो उसके ऊपर इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था उस दौर में। और ये मैं बात कर रहा हूं आपसे 6th सेंचुरी ईसा पूर्व की। ठीक है, तो आज से कितने साल पहले हो गया कि 600 साल तो पहले वाले और 2000 साल ये वाले, तो 2600 साल पहले ये सब बातें ये लोग बोल रहे थे और एफेसिस में ये रहे। तो इनके लाइफ और टाइम के ऊपर भी बात करते हैं कि इनके दौर में इस क्षेत्र में क्या हो रहा था जहां पे पैदा हुए, और इनके टाइम के ऊपर भी डिबेट्स हैं, उसकी भी बात करेंगे। तो इफेसिस में पैदा हुए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी थी आयोनियन कोस्ट ऑफ एशिया माइनर की, जो कि मिलेटस से ज्यादा दूर नहीं थी, और यहाँ पे बहुत सारे फिलोसोफर्स का जन्म होता है इस क्षेत्र में। और इफेसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे था, ये एशिया माइनर कहलाता था ये क्षेत्र। एशिया माइनर यानी कि आज के टर्की और इसके आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। इधर इनके पर्शियन एम्पायर लगता था, जो कि एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य था, अपने दौर का दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे विशालकाय साम्राज्य था। इसके ऊपर हम बातचीत कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे इनके एग्नियन सी के वेस्ट में इनके साथ कई और सिटी स्टेट्स थे जिनके साथ इनके रिलेशंस थे, और उनके साथ इनके काफी सारी चीजें जो है वो एक जैसी भी थी, क्योंकि इन ग्रीक सिटी स्टेट्स में क्या चीजें सिमिलर थी और क्या नहीं थी। इनका रिलीजन सेम था, इनकी भाषा सेम थी, इनके कल्चर में बहुत सारी सिमिलरिटीज थी, लेकिन यहाँ पे अलग अलग राजा थे, छोटे छोटे किंगडम थे जो कि बहुत मायनों में एक जैसे थे, लेकिन इनके बीच में भी कई बार लड़ाइयां होती रहती थी रिसोर्सेज के कंट्रोल के लिए। ठीक है, तो इस इफेसिस वाले क्षेत्र में इनका जन्म होता है, ध्यान रखिएगा। और मिलेटस इनके पास ही था, और इस क्षेत्र में जो फिलोसॉफिकल आइडियाज का डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने उससे आसपास के फिलोसोफर्स ने एक दूसरे को बहुत कुछ सीखा और सिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जन्म होता है। इनकी लाइफ के बारे में हमें कोई लिखित ऐसे प्रमाण नहीं मिलते हैं कि यहीं पे इनका जन्म हुआ, इनके मदर फादर कौन थे, किस फील्ड से वो आते थे, इनका बचपन कैसे रहा, नहीं पता चलता।
इनके बारे में जो चीजें पता चलती हैं वो इनकी खुद की बातों से ही पता चलती है, वो किस तरीके के व्यक्ति थे, कहाँ पे रहे, और कुछ नहीं पता चलता, इनकी खुद की चीजों से पता चलता है। लेकिन हमें इनकी पर्सनल लाइफ से, इनकी फिलोसॉफिकल आइडियाज की जो है चीजों को जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं भी मिलती तो इट्स फाइन, कोई हमें दिक्कत नहीं उससे। इनके समय काल की अगर बात करें तो समय काल के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। समय काल में प्लेटो, जो कि एक महान फिलोसोफर थे, आप जानते हैं, एकेडमी की शुरुआत उन्होंने करी थी, सोक्रेटिस के शिष्य थे और एरिस्टोटल के गुरु थे। उन्होंने कहा कि ये जो हैं आपके फिलोसोफर, क्या बोलते हैं इनका नाम, भूल गया मैं, नाम ही वो कर देता हूं, हेराक्लिटियस। हेराक्लिटियस जो है वो पार्मेनिडीज के बाद हुए। पार्मेनिडीज एक फिलोसोफर थे जिनका समय काल था लेट 6th सेंचुरी से मिड 5th सेंचुरी के बीच का, बीसी की बात कर रहा हूं मैं, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहा हूं। तो पार्मेनिडीज के बाद हुए, लेकिन एक्चुअली प्लेटो इस चीज में गलत थे और पार्मेनिडीज के वो पहले थे। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने हेराक्लिटियस ने कभी भी पार्मेनिडीज का जिक्र नहीं किया, लेकिन पार्मेनिडीज ने जरूर किया, उनकी किताबों में, अपनी पोएम्स में जिक्र किया हेराक्लिटियस का। तो इसका मतलब पार्मेनिडीज ने जब बात करी तो अपने प्रेसिडर्स के बारे में बात करी होगी, और क्योंकि पार्मेनिडीज उस दौर में थे ही नहीं तो हेराक्लिटियस उनके बारे में बात नहीं कर पाए। अब आप कहेंगे कि जरूरी थोड़ी है कि हेराक्लिटियस बात करे ही करें हर व्यक्ति के बारे में, क्योंकि पार्मेनिडीज एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे और हेराक्लिटियस अपने दौर से पहले के सभी जो इंपॉर्टेंट फिलोसोफर और हिस्टोरियंस और पोएट्स थे उन सब के बारे में बात करते थे, तो वो इनके बारे में भी बात करते हैं। क्योंकि हेराक्लिटियस ने होमर के बारे में भी बात करी है, होमर की बायोग्राफी मैं पढ़ा चुका हूं, हेशियाड्स के बारे में भी बात करी है। होमर इनके लिए एक बहुत ही महान पोएट माने जाते हैं। जैसे कि आप भारत में वेद व्यास और क्या बोलते हैं महर्षि वाल्मीकि को जिस तरीके का व्यक्ति मानते, पोएट मानते हैं, वैसे ही ग्रीक हिस्ट्री में देखें, ग्रीक लोगों के लिए होमर उस तरीके के व्यक्तित्व थे, उस तरीके के पोएट थे। ठीक है, ओडिसी नाम की इन्होंने एक पोएम लिखी थी, ट्रॉय वगैरह के बारे में इन्होंने लिखा था। तो होमर और ओसियाड्स के बारे में लिखा। उसके अलावा जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे उससे पहले, पाइथागोरस, जेनोफोन और हेकाटियस जैसे हिस्टोरियंस थे, उनके बारे में इन्होंने लिखा है। और ये सभी लोग जो है 6th सेंचुरी के फिगर्स थे। तो इन सभी चीजों से ये पता लगता है और इस नतीजे पे पहुंचा जा सकता है कि हेराक्लिटियस का जो जन्म है और समय काल है वो लेट 6th सेंचुरी बीसीई में रहा। ठीक है, बीसीई में रहा इनका समय, 6th सेंचुरी में। अब इनके दौर में अगर हम बात करें पॉलिटिकल एंगल किस तरीके का था, पॉलिटिकल स्थिति कैसी थी, तो पहले तो ये जो क्षेत्र है, ये जो आप देख रहे हैं हिपेसिस, ये लीडिया का पार्ट रहा। किंगडम ऑफ लीडिया के अंडर जब क्रोसियस एक नाम के राजा हुआ करते थे, उनके कंट्रोल में रहा। लेकिन उसके बाद क्रोसियस के साथ साइरस द ग्रेट की लड़ाई होती है। साइरस द ग्रेट जो कि बहुत बड़े राजा थे और जिनका जो है साम्राज्य विस्तार शुरू तो यहां से हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया था। उनके और उनके वंशजों ने उन अपने साम्राज्य का विस्तार इतना बड़ा किया जितना इतिहास में उस दौर तक कभी देखा नहीं गया। तो यहाँ पे 547 के आसपास एक लड़ाई हुई आयनियन क्षेत्र में, और उसमें उन्होंने लीडिया को हरा दिया। और लीडिया को हरा दिया तो इफेसिस वाला जो क्षेत्र है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं पर्शियन एम्पायर का कंट्रोल था। डारियस के टाइम पे यहाँ पे कुछ रिवोल्ट हुए और इफेसिस जो है वो एक डोमिनेटिंग ग्रीक सिटी स्टेट के रूप में आयनिया वाले क्षेत्र में जो है इमर्ज हुआ, कि इसने अपनी जो है पहचान है उसको बचाए रखा कि वो ग्रीक हैं, पर्शियंस नहीं है। पर्शियंस का भले ही पॉलिटिकल कंट्रोल था यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद भी फिर भी उन्होंने अपनी ग्रीक आइडेंटिटी को बचा के रखा और कई बार उनका विरोध भी किया। किनका? पर्शियंस का। उनको बारबेरियंस कहते थे ये लोग, ग्रीक लोग जो हैं वो पर्शियंस को बारबेरियंस कहते थे, बर्बर, क्रूर कहते थे। ध्यान होगा आपको, आपने कई सारी ग्रीक मूवीज वगैरह देखी होंगी, 300 जैसी फिल्में देखी होंगी, तो उसमें ग्रीक लोगों को एक तरीके से पेंटेड ब्लैक वाली स्थिति में रखा गया है कि उनको एक तरह से गलत लोग और उनको विलेन की तरफ प्रेजेंट किया गया है। इस दौर में थे ये। लेकिन हेराक्लिटियस ने बहुत ज्यादा पॉलिटिकल व्यूज के ऊपर बात करी नहीं है, डिटेल में नहीं पता चलता है कि उन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा बात करी हो कि किस तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, राजा का कैसा व्यवहार होना चाहिए, प्रजा का कैसा होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ बातें कही हैं।
कुछ कुछ बातें कही हैं जो कि उनको एक तरीके से वो जो निराशावादी चीज है और डार्क वन वाले कैरेक्टर की तरफ लेके जाती हैं, और उनका कैरेक्टर थोड़ा इस तरीके से दिखाती हैं कि उन्होंने एरिस्टोक्रेटिक डिस्डेन के ऊपर देखा कि उन्होंने जब मास के ऊपर अत्याचार हो रहे थे उसको उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया, और कुछ वाइज लोगों के रूल को फेवर किया कि ये लोग समझदार हैं, इनको रूल करना चाहिए, और उसकी वजह से अगर कुछ लोगों पे शोषण भी हो जाए तो चलेगा, इनका ऐसा मानना था। इवन उन्होंने एक व्यक्ति था जिसका नाम था हेरमोडोरस। हेरमोडोरस दो हुए हैं, हेरमोडोरस एक बाद में सोक्रेटिस के दौर में भी आपको दिखेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हेरमोडोरस जो है वो इनके एक लीडर हुआ करते थे यहाँ पे। उनको क्या है कि देश निकाला दे दिया था उनके फेलो सिटीजन्स ने। तो उन्होंने यहां तक कह दिया था हेराक्लिटियस ने कि जिन लोगों ने हेरमोडोरस जैसे अच्छे लीडर को यहां से निकाला उन सबको तो फांसी दे देनी चाहिए, उनको तो सबको मार देना चाहिए। तो इस तरीके की जब बात एक फिलोसोफर करता है तो उसके ऊपर काफी सारे क्रिटिसिज्म भी होते हैं कि वो मास की वैल्यू, मास के ऊपर हो रहे अत्याचार को सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको उसका एक तरीके से विरोध नहीं कर रहे। वो कुछ फ्यू वाइज मैन जो उनके अकॉर्डिंग वाइज हैं उनके रूल को सपोर्ट कर रहे हैं, और लोगों की सरेआम हत्या करने की बात भी कर रहे हैं सिर्फ एक व्यक्ति के सपोर्ट में। तो इस तरीके की बातें उनके पॉलिटिकल व्यूज को दिखाती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इनका कैरेक्टर जो है उस पर अलग अलग तरीके के लेबल लगे उसके दौर में, क्योंकि इन्होंने कई लोगों को क्रिटिसाइज किया, बहुत से लोगों को क्रिटिसाइज किया। अब आप देखेंगे हेराक्लिटियस का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं आपको 20वीं शताब्दी के भारतीय फिलोसोफर ओशो जैसा नजर आएगा कुछ हिस्सों में। देखिएगा आप कैसे, एक तो ओशो भी इस तरीके के व्यक्ति थे कि एक बार वो कुछ बात कहते थे कि ये सही, और दूसरी बार कहते थे कि ये गलत। वो सापेक्षिक थे, सांदर्भिक थे कि एक संदर्भ में कोई चीज सही हो सकती है, दूसरी चीज में वही बात उस दूसरे संदर्भ में गलत हो सकती है। हर एक चीज यूनिवर्सल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ तो होता नहीं है। तो उसी तरीके से ये भी थे। तो हेराक्लिटियस भी इस तरीके के थे, ओशो भी इस तरीके के थे। ओशो के बारे में और हेराक्लिटियस के बारे में एक दूसरी चीज ये कॉमन है कि उनके प्रति कोई उदासीन नहीं था। या तो हेराक्लिटियस को और ओशो को कोई सपोर्ट करता है या फिर उनका कोई विरोध करेगा, बीच की स्थिति में नहीं। इस तरीके की चीजें थी। और एक क्या बोलते हैं कि कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर भी थे। अब बात यह कि ओशो के पास उस सारे नॉलेज का एक्सेस था 20वीं शताब्दी तक, जो कि 20वीं शताब्दी तक डेवलप हुआ। इनके पास उतना एक्सेस नहीं था, न तो विज्ञान उतना डेवलप हुआ था, ना ही फिलोसॉफिकल आइडियाज इतने डेवलप हुए थे, और ह्यूमन ब्रेन भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप ज्यादा हुआ ही है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हेराक्लिटियस को एक एरोगेंट और मिजंथ्रोप के रूप में देखा जाता था कि इंसानों से नफरत करता है ये आदमी, ठीक है। ओशो के बारे में ऐसा नहीं है, मैं एकदम सिमिलरिटी नहीं निकाल रहा हूं, कुछ चीजें सिमिलर मैंने आपको बताई है, ध्यान रखिएगा कि कोई भी आदमी दूसरे के जैसा हो तो होता ही नहीं है, ठीक है। इनको मॉब अब्यूजर कहा था एक व्यक्ति ने, जो टीमन ऑफ फिलेसस थे, उन्होंने कहा था। और इनके काफी विरोधी भी थे, क्योंकि बहुत से लोगों को, अपने समकालीन और पूर्वजों को ये एक तरह से बहुत ब्लंटली वो कर देते थे, क्रिटिसाइज कर देते थे। हेराक्लिटियस अपने आप को सेल्फ टॉट कंसीडर करते हैं कि उनको किसी ने सिखाया नहीं, उन्होंने जो चीजें सीखी हैं वो खुद ही सीखी हैं। उन्होंने लोगों के लिए ये नहीं कहा कि वो इनकेपेबल है इस चीजों को सीखने के लिए, उन्होंने कहा कि वो अनविलिंग है, वो चाहते ही नहीं है सीखना, वो चाहते ही नहीं है। अगर वो चाहें तो वो सीख सकते हैं, मैंने भी तो सीखा। उसके अलावा हेराक्लिटियस जो है वो कभी भी उस दौर के ग्रीक रिलीजन को सपोर्ट करते हुए, उसको अपनाते हुए नजर नहीं आते हैं। इन्होंने ज्यादातर जो उस दौर के पॉपुलर मिस्टिक कल्ट्स थे उनको क्रिटिसाइज ही किया है। जो हेलेनिज्म रिलीजन जो मैंने आपको बताया, एंशियन जो इनका पैगन रिलीजन था, जिसमें बहुत सारे देवताओं की पूजा होती थी, जियोस जैसे देवताओं की, हेलेना जैसी देवियों की पूजा होती थी, उन सभी को इन्होंने ज्यादा अपनाया नहीं, उस रिलीजन को नहीं अपनाया। तो रिलीजियस भी नहीं नजर आते हैं यहाँ पे हेराक्लिटियस। इन्होंने होमर, हेडियस, पाइथागोरस, जेनोफोन और तमाम इन लोगों को सपोर्ट क्रिटिसाइज किया, जो कि बड़े बड़े फिलोसोफर और बड़े बड़े नाम थे उस दौर के। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मानते थे कि मोस्ट मैन आर बैड, ज्यादातर लोग जो हैं वो बुरे हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया, वीपिंग फिलोसोफर, डार्क फिलोसोफर कहा गया। इन्होंने यहां तक कह दिया कि जिन लोगों ने हेरमोडोरस को निकाला है अपनी जगह से, उसको, उन सभी को मार देना चाहिए, उन सभी को अपने आप को मार लेना चाहिए, इस तरीके की बातें कही। तो ये इनके इस तरीके के कैरेक्टर को बताता है कि
बहुत सी ऐसी वजह भी थी लोगों के पास जिसकी वजह से इनको क्रिटिसाइज किया जाता था, और बहुत से ब्लंट चीजों की वजह से इनको क्रिटिसाइज किया जाता था, और कई ऐसी रीजन भी थे जिन क्योंकि इनको लोग समझ नहीं पाते थे उनके लिए भी इनको क्रिटिसाइज किया जाता था। इस तरीके का कैरेक्टर इनका डेवलप हो चुका था। अब इनका थ्योरी ऑफ नॉलेज समझ लेते हैं कि ये चीजों को किस तरह से समझते थे, किस तरह से चीजों को देखते थे, इनके फिलोसॉफिकल आइडियाज कैसे थे। इनका मानना था कि ज्यादातर लोग जो है वो स्लीप वॉक में रहते हैं, वो जिंदा हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को नहीं समझना चाह रहे जो कि उनके साथ हो रही है, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है और मतलब सच्चाई से परे है, बस जिंदा जी रहे हैं। इन्होंने कहा कि देखिए, एक्सपीरियंस ऑफ वर्ड्स और डीड से किसी व्यक्ति को इनलाइटन किया जा सकता है, और वो व्यक्ति इनलाइटन हो सकता है, लेकिन वो उसके सच्चे मायनों को तो समझे, उसकी मीनिंग को तो समझे। तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति को एक्सपीरियंस से चीजें समझ में आ सकती हैं, देखने से, सुनने से, एक्सपीरियंस करने से व्यक्ति जो है वो समझदार होता है और अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ या फिर जो नॉलेज है उसकी तरफ जाता है। लेकिन दूसरे तरफ ये कह देते हैं कि देखिए, जो चीजें देख रहे हैं, जो कुछ हो रहे हैं, बारबेरियन सोल्स जो हैं वो भी तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो भी विटनेस कर रहे हैं और वो दूसरों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हर कोई नहीं समझ सकता, उसके लिए सही भाषा भी होना जरूरी है। और इन्होंने ग्रीक भाषा की सुपीरियरिटी को प्रमोट कर दिया एक तरह से, और उन्होंने कहा कि जो ग्रीक भाषा में चीजें लिखी हुई हैं, ग्रीक भाषा में जो चीजें हैं, उसको एक बारबेरियन जो है वो नहीं समझ सकता। बारबेरियन यहाँ पे पर्शियन की बात हो रही है, ज्यादातर पर्शियन को ही ये बारबेरियन कहते थे, और नॉन ग्रीक लोगों को बारबेरियन बोलते थे मेनली, लेकिन ज्यादातर पर्शियंस के बारे में बारबेरियन बोला जाता था। तो आप मान लीजिए, वो व्यक्ति जो ग्रीक भाषा नहीं जानता, उसके लिए कह सकते थे कि वो तो समझ ही नहीं पाएगा समझो को, वो तो मतलब इनलाइटन हो ही नहीं सकता इनके अकॉर्डिंग। तो ये जो बात है ये थोड़ी सी आपको पचेगी नहीं, किसी को भी नहीं पचेगी, कि ऐसा नहीं है कि एक ग्रीक भाषा ही सुपीरियर है, उसी में कुछ चीजें लिखी हुई है तो वही समझ पाएगा आदमी, ऐसा तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास अगर सही भाषा नहीं है तो वो सही चीजों को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, सही चीजों को, इंफॉर्मेशन के सही मीनिंग को नहीं निकाल सकता, सही सेंस को नहीं निकाल सकता, तो वो चीजों को अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएगा और वो उसी स्लीप वॉकिंग स्टेज में रहेगा, नॉन अंडरस्टैंडिंग की स्टेज में रहेगा। तो ये इनकी थ्योरी ऑफ नॉलेज था। उसके अलावा इन्होंने कोई सिस्टमेटिक अकाउंट नहीं दिया, एक रेस्पेक्टिव रोल ऑफ एक्सपीरियंस और रीजन ऑफ नॉलेज के लिए इन्होंने इस तरीके का कोई सिस्टमेटिक अकाउंट नहीं दिया कि ये है भाई कोड, इस तरह से चीजों को सीख लो तो आप इनलाइटन हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने चीजों को बताया कि बहुत ही अलग अलग सेंस में, अलग अलग मैनर ऑफ एक्सप्रेशन में, चीजों को अलग अलग संदर्भों में बता दिया कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसी है। एक प्रॉपर डिटेल सिस्टमेटिक अकाउंट नहीं है कि भाई हर एक चीज का सॉल्यूशन ऐसे है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं अलग अलग, जैसे कोई गौतम बुद्धा को सपोर्ट करता है, गौतम बुद्धा को मानता है, उनके विचारों को पढ़ता है, तो उनका बहुत सिस्टमेटिक ऑर्डर में चीजें हैं, है ना। ताओ की बात होती है, भगवत गीता की बात होती है, या मतलब अलग अलग चीजों की बात होती है जिसमें जो उनकी फिलोसॉफिकल एंगल्स हैं, चाहे वो रिलीजियस हो या फिर फिलोसॉफिकल हो, उसमें एक सिस्टमेटिक अकाउंट दिया जाता है। और सिस्टमेटिक अकाउंट देने का फायदा ये होता है कि कोई भी आम आदमी उसको इजीली फॉलो कर सकता है। लेकिन जब सिस्टमेटिक अकाउंट नहीं होता है तो उससे क्या है कि अलग अलग चीजों में तो आपको हेल्प मिल जाती है, लेकिन पूरा एक वो नहीं मिलता कि नॉलेज का संपूर्ण एक्सेस आपको कैसे मिलेगा, और संपूर्ण तो कुछ होता ही नहीं है नॉलेज के केस में। तो यहाँ पे आपको चीजों की कमी नजर आती है इस चीज में। अगर आप समझना चाहते हैं कि हेराक्लिटस किस तरह से इन चीजों को बताते थे, तो जैसे इनका जो रिलीजन था, जो हेलेनिज्म रिलीजन था, उसमें आपको पता है ओरेकल का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। तो ओरेकल्स जो होते थे, एक ओरेकल थे डेल्फी में, बहुत फेमस ओरेकल माना जाता है। ओरेकल एक तरीके का एक प्रोसेस होता था जिसमें ओरेकल जो है वो ईश्वर की मर्जी को लोगों के सामने साइन के माध्यम से रिप्रेजेंट करते थे। मैसेंजर ऑफ गॉड के तौर पे ओरेकल को देखा जाता था। जैसे प्रोफेटिक रिलीजन जो है, जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इन रिलीजन्स में क्या होता है कि प्रोफेट जन्म लेता है, यानी मैसेंजर ऑफ गॉड एक ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में जन्म लेता है और वही बताता है कि ईश्वर की क्या मर्जी है, ईश्वर किस तरह से चीजों को देखते हैं और आपको सब लोगों को क्या करना चाहिए। लेकिन इनके रिलीजन में, जो इनका रिलीजन था पॉलिथिस्टिक रिलीजन, उसमें ओरेकल का कॉन्सेप्ट था, उनको ही मैसेंजर ऑफ गॉड बताया जाता था। लेकिन वो कभी भी बोल के या पूरी तरह से हर एक चीज को डिटेल में नहीं बताता था कि भाई ईश्वर ने ये कहा है ऐसे 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 कर लो, नहीं, एक साइन दिया जाता था। उस साइन को
डिकोड करना पड़ता था, उसका इंटरप्रिटेशन करना पड़ता था। और उसी तरीके की चीजें आपको हेराक्लिटस की टीचिंग्स में, उनकी फिलोसॉफी में नजर आती है कि वो भी अपने कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस देते हैं, हर एक चीज के ऊपर कुछ बातें बोलते हैं और उनका आपको तोड़ निकालना पड़ता है, उनका मीनिंग निकालना पड़ता है कि भाई यहाँ पे हेराक्लिटस क्या क्या बातें कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे हेराक्लिटस को पढ़ने वाला रीडर भी बहुत समझदार होना चाहिए, वो भी ऐसा होना चाहिए कि वो समझ पाए, बता पाए कि उसने जो पढ़ा है उसका मीनिंग क्या है। और अलग अलग लोग उनकी बातों को पढ़ के अलग अलग मीनिंग भी निकालते हैं। तो जो जिसको जो समझ में आए, जो उनको जितना अच्छे से समझ पाए वो उतना बेहतर, क्योंकि वो बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते थे, पैराडॉक्स, पंस वगैरह, इस तरीके की पहेलियों का इस्तेमाल करते थे जिससे उनका जो मीनिंग था वो ऑब्वियस नहीं हो सकता, कि ज्यों का त्यों उनकी बातों का मीनिंग नहीं निकाल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वो इस तरीके की बातें नहीं करते थे कि जाओ इस रास्ते को लो और यहां से यहां पहुंच जाओ, नहीं, इतना ऑब्वियस बातें नहीं बोलते थे, वो चीजों को घुमा फिरा के बोलते थे, उससे चीजों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। उन्होंने जिस तरीके की वर्बल पजल्स और जिस तरीके की चीजें कही, तो उन पजल्स को सॉल्व करना, उन वर्ड्स के मीनिंग्स को निकालना और एक्सप्रेशंस को समझना, कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना एक रीडर का काम है। और उनको जो सुनने वाले थे उस दौर में, उनका काम था कि वो उनको समझ पाए। अब उनको जो सुनने वाले थे उनके पास तो ये चॉइस थी कम से कम कि उनको समझ में नहीं आए तो वो क्वेश्चन कर सकते थे कि हाँ आप ये जो कह रहे हैं इसका मीनिंग क्या है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इनका जो तरीका है वो इंडक्टिव नहीं होके डिडक्टिव है, कि आपको मीनिंग निकालना पड़ेगा उसमें से, सीधा सीधा स्ट्रेट आपको उसका जो है वो नहीं मिलेगा, कोई वाक्य नहीं मिलेगा कि ये ऐसा कैसा, नहीं, आपको उससे डिकोड करना पड़ेगा। उन्होंने खुद भी कहा कि मुझे सुनना जो है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इन शब्दों को समझना महत्वपूर्ण है, और आपको ये समझना पड़ेगा कि सब चीजें एक है, ये महत्वपूर्ण है। ये बातें उन्होंने कही। तो उन्होंने सब चीजों के एक होने की, यूनिट होने की, यूनाइट होने की बात कही, चाहे वो बिल्कुल अपोजिट ही क्यों ना हो। तो उनकी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लक्स और यूनिटी ऑफ अपोजिट के ऊपर बात करेंगे। और प्लेटो और अरिस्टोटल ने जिस तरीके से चीजों को समझा, क्योंकि वो बहुत महान फिलोसोफर थे, उनकी समझ के ऊपर इजीली सवाल नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने हेराक्लिटस के व्यूज को एक्सट्रीम पाया और कहा कि वो लॉजिकली इनकोहेरेंट हैं, उनमें कहीं ना कहीं लॉजिक जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। और कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हैं? इन्होंने कहा कि देखिए, हेराक्लिटस क्या कहते हैं कि सब चीजें कॉन्स्टेंटली बदलती रहती हैं, एक चीज दूसरे में बदलती रहती है, ये दूसरी चीज तीसरे में बदलती रहती है, तीसरी चौथे में, और चौथी हो सकता है वापस पहले में बदल जाए, तो बदलती रहती है, एक कंटिन्यूस चेंज चलता रहता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि अपोजिट चीजें जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, यानी कि एक चीज दूसरे से जो बिल्कुल अपोजिट है, पोल्स अपार्ट है, वो भी आइडेंटिकल है। और तीसरी बात जो इन्होंने कही वो क्या कहा कि एवरीथिंग इज एंड इज नॉट एट द सेम टाइम, कोई चीज एक ही समय पे है भी और नहीं भी है। अब ये बात बताइए, ये जो सिद्धांत है इस चीज को आप किस तरह से देखेंगे? एक लॉ होता है, द लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन। ये लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन ये कहता है कि या तो कोई चीज है या नहीं है, एज सिंपल एज दैट। ये नहीं है कि है भी और नहीं भी है और बीच में भी है, नहीं, ऐसा नहीं। लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा कहता है। लेकिन ये जो लाइन है ये इस लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन को पूरी तरह से खारिज कर देती है, पूरी तरह से खारिज कर देती है, और कहती है कि कोई चीज एक समय पे है और उसी समय पे नहीं भी है। ये संदर्भ पे डिपेंड करता है कि आप किस संदर्भ में उसकी बात कर रहे हैं। ये बात उन्होंने इतनी गहरी बात कह दी। तो ये जो बात है ये कई लोगों ने इसको अस्वीकार कर दिया, कई लोग इसका जो है मीनिंग अपने अपने हिसाब से निकाल लेते हैं। तो यूनिवर्सल फ्लक्स और आइडेंटिटी ऑफ अपोजिट की जो थ्योरी है, जो इनका सिद्धांत है, जो इनकी फिलोसॉफी है, वो लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन को पूरी तरह से खारिज कर देती है, डिनाइल कर देती है, कि जो नियम ये कहता है कि या तो कोई चीज है या नहीं है, उसके बीच का कोई रास्ता नहीं है, एक सेम सिचुएशन पे, एक सेम टाइम पे, इसको भी इन्होंने खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, बीच का भी रास्ता हो सकता है, एक ही समय पे कोई चीज होती है, उसी समय पे कोई चीज नहीं होती है, ऐसा पॉसिबल है। अब कैसे है उसकी धीरे धीरे चीजों को आप समझते जाइए। प्लेटो ने ये कहा कि ये जो फ्लक्स डॉक्ट्रिन है
इसमें हेराक्लिटियस एक बात कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, हेराक्लिटियस ने कहा था कि जो लोग किसी नदी में एक बार गए हैं, किसी नदी में आपने पांव डाल के खड़े हुए, मान लीजिए एक नदी है, उसमें आप पांव डाल के खड़े होते हैं, तो हेराक्लिटियस ने कहा कि उस सेम नदी में आप दोबारा कभी नहीं खड़े हो पाएंगे जिंदगी में। आप उस नदी में खड़े हैं, बाहर निकलिए, वापस उसी समय उस नदी में आप सेम नदी में नहीं खड़े हो सकते। इस चीज का क्या मतलब? आप एक बात समझिए कि आप मान लीजिए इस नदी में खड़े थे, यहाँ पे पानी था, वो पानी तो बह के आगे चला गया। क्या आप नदी में खड़े हैं? आप बिल्कुल नदी में खड़े हैं। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम भी वही है, वही नदी है। लेकिन जिस पानी में आप खड़े थे, नदी की पहचान तो वो पानी है, वो पानी तो बह चुका है, वो पानी कभी लौट के इस नदी में नहीं आएगा। आप जानते हैं इस बात को। तो आप उस नदी में, उस पानी में, उसी जगह पे कभी भी दोबारा खड़े नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। तो ये बात हेराक्लिटियस ने कही थी और इस बात को प्लेटो ने इंडिकेट किया और यही कहा कि एक ही समय पे चीजें कंटिन्यूअसली बदलती जाती हैं, समय के साथ साथ एक चीज दूसरे में बदलती जाती है। ये नदी वही रही, जगह वही रही, लेकिन इसका पानी बदल गया। इसकी कुछ चीजें बदलती जाती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ चीजें सेम रहती हैं। तो अलग अलग समय पे यहाँ पे आप एक समय पे खड़े हुए तो पानी जो था वो दूसरा था, और दूसरे समय पे खड़े हुए तो पानी दूसरा था। इस बात को आप समझ गए होंगे, इस स्लाइड को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये है, इन्होंने ये भी कहा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि हर चीज कंटिन्यूअसली बदलेगी ही बदलेगी। अब नदी तो नहीं बदली, नदी तो नाम और जगह वही है, और वो जो उसके नीचे और वो जो स्पेस है वो तो सेम रहा। ऐसा नहीं है कि सामने से कोई पेड़ था उस नदी के सामने खड़ी, जहां पे आप खड़े थे वो पेड़ भी वहां से हट गया, आप दोबारा उस पेड़ को नहीं देख पाएंगे, ऐसा तो नहीं है, वो तो वहां है, पानी बदल गया। तो 1% भी अगर परिवर्तन है तो परिवर्तन तो है ना। ये नहीं है कि 100% ही वो चीज बदल जाएगी, कि हाँ पहले जैसा बिल्कुल ही आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर बदल जाएगा। बात ये है, कुछ चीजें बदल जाएंगी, कुछ चीजें सेम रहेंगी, ये चीज है। और वो जो सेम है वो भी किसी ना किसी दिन बदल जाएंगी। एक दिन वो पेड़ भी खत्म हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा, तो वो बदल गया ना। एक दिन उस मिट्टी को जो नीचे थी, उस मिट्टी में से बहुत सारी मिट्टी का कटाव होके आगे चली जाएगी। हो सकता है उस नदी का ही एक दिन आप देखें कि एग्जिस्टेंस ना रहे, वही विलुप्त हो जाए। तो इस तरह से चीजें एक एग्जाम्पल की तरह से उन्होंने चीजों को समझाई है, नदी और पानी का कॉन्सेप्ट समझा के। तो और एक और चीज, कि ये जो चीजें हैं, जब कंटिन्यूअसली एलिमेंट्स जब बदलते हैं, चेंज होते हैं, तो वो हायर लेवल स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, उनमें एक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। आप जानते हैं, जैसे आप केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सब पढ़ते हैं ना। जब ये एलिमेंट्स जितना ज्यादा जुड़ते जाते हैं, जितना ज्यादा एक दूसरे से मिलते जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, बनते जाते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कार्बन से कितने सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। कार्बन से कोयला भी बनता है, ग्रेफाइट भी बनता है, कार्बन से डायमंड भी बनता है, अलग अलग स्ट्रक्चर है तो कार्बन ही। तो उसके अलग अलग जगहों पे रहने की वजह से, अलग अलग परिस्थिति की वजह से वो अलग तरीके से डेवलप हो गए। तो यही चीज इन्होंने उस तरह से समझाने की कोशिश करी है उस दौर में, जब विज्ञान ने बिल्कुल ना के बराबर जो है डेवलपमेंट किए थे। ये बातें हेराक्लिटियस अपनी ऑब्जर्वेशन और अपनी फिलोसॉफिकल आइडियाज में देते हैं। तो देखिए, उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, सब कुछ बदलता जाता है, लेकिन फिर भी उसमें एक यूनिटी तो है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कोयला, ग्रेफाइट, डायमंड, सब में कार्बन है, तो कहीं ना कहीं उनमें यूनिटी है कि नहीं, कि सब में बेसिक एलिमेंट क्या है? कार्बन है। भले ही वो अलग हैं, कोयला और डायमंड कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी एक है ना उनमें यूनिटी, है ना उनमें कार्बन। तो ये चीज आप समझिए। फॉर इंस्टेंट, गॉड इज डे नाइट, विंटर समर, पीस वॉर, साइटी हंगर, सब कुछ है, सब कुछ गॉड। इन्होंने गॉड को भी ये कह दिया कि गॉड सब कुछ है। गॉड को उन्होंने उस एंगल से नहीं देखा कि वो ऊपर बैठा किसी दूसरे ग्रह पे या दूसरे लोक में बैठा कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सिर्फ चीजों को देख रहा है और मैनेज कर रहा है। नहीं, उन्होंने कहा, जैसे हम कहते हैं कण कण में भगवान है, हर एक इवेंट में भगवान है, वही गॉड है। इन्होंने ये कहा। इन्होंने कहा कि सेम थिंग इन अस इज लिविंग एंड डेड। जब हम जिंदा हैं तो भी वो चीज अपने अंदर है, और मरते हैं तो भी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी डेड बॉडी डिस्पोज हो जाती है,
डिकम्पोज हो जाती है, लेकिन जब उसमें मरने के तुरंत बाद भी तो वही सब चीजें थी हमारे अंदर, जो अंदर थी वही तो है। और चीजें फिर डिकम्पोज होती हैं, लेकिन वही तो है। वॉकिंग में भी वही चीजें हैं, स्लीपिंग में भी वही है, यंग में भी वही है, ओल्ड में भी वही है। ठीक है। फॉर दीज थिंग्स हैविंग चेंज अराउंड दोज, अब ये चीजें बदलती हैं, तभी तो यंग से ओल्ड होता है आदमी, इसमें कुछ ना परिवर्तन तो आता ही है। परिवर्तन आता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें बदलती हैं और वही मिल जाती हैं जहां से वो शुरू हुई थी। इनके हिसाब से फायर, और हम जैसे भारतीय जो फिलोसॉफीज के एंगल्स हैं कई, उनमें जैसे पंच तत्व की बात होती है तो क्या कहते हैं, जब कोई व्यक्ति जिसकी डेथ हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं कि उसका पंच तत्व में विलीन हो गए। वो कहते हैं ऐसा, क्यों कहते हैं कि पंच तत्व से ही बने थे और पंच तत्व में ही वापस विलीन हो गए। ये बातें, इसी तरीके की बातें यहां पे भी आप समझ सकते हैं। अगर दोनों को कंपेयर करें तो आपको चीजें आसान लगेगी। इन्होंने कहा कि देखिए, कोल्ड थिंग्स वार्म अप, ठंडी चीजें गर्म हो जाती हैं, गर्म चीजें ठंडी हो जाती हैं, जो ड्राई चीजें हैं, सूखी चीजें हैं, वो गीली हो जाती हैं, गीली चीजें सूखी हो जाती हैं। चीजें होती है ना, बदलता ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि ठंडी चीज हमेशा ही ठंडी रहेगी, उसमें कभी बदलाव ही नहीं होगा। धरती के निर्माण की अभी बात करूंगा मैं थोड़ी सी आपसे, तो आपको और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो हर एक चीज इंटरचेंजेबल होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, और उनमें एक परिवर्तन कंटिन्यूस होता जाता है। वो कंटिन्यूस जो परिवर्तन है उसे रोका नहीं जा सकता। वही लॉ ऑफ नेचर भी है, उसे नहीं बदला जा सकता, उसे कोई रोक भी नहीं सकता, और उस लॉ को फॉलो भी करना चाहिए, इन्होंने ऐसा भी कहा। हेराक्लिटियस ने कभी भी ये नहीं कहा कि यूनिवर्सल फ्लक्स में, इन्होंने कहा कि एक चीजें जो है वो अपोजिट, हर चीज अपोजिट है, और इस तरह से कि मतलब हर एक चीज को अपोजिट नहीं करा कि हर एक चीज एक दूसरे में बदलेगी बदलेगी। ऐसा नहीं है कि ये कहे कि भाई आज जो आयरन है वो कल गोल्ड में बदल जाएगा, ऐसा तो नहीं कहा है। ऐसा नहीं है कि वो चीज एक दूसरे में बदल जाएगी, उसका एक प्रोसेस है। उसमें ये किसी में बदल सकती है, वो दूसरी किसी दूसरे में बदल सकती है, तीसरी किसी में बदल सकती है। हो सकता है कि ए है, एक जो है वो दो में बदल सकता है, दो तीन में बदल सकता है, लेकिन एक जो है डायरेक्टली तीन में ना बदल सके, ये हो सकता है। तो ये बातें इस तरह से इन्होंने कही, और उन्होंने जो है लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन को भी जो है खारिज किया। इनके जो स्टेटमेंट थे, पैराडॉक्सियल स्टेटमेंट थे, उनको बहुत से लोग नहीं समझ पाए भले ही, लेकिन इनकी बातों से आप ये समझ सकते हैं कि सोक्रेटिस ने भी बहुत सी ऐसे बातें कही जो कि विरोधाभासी थी। इनकी भी बहुत सी चीजें विरोधाभासी हैं, लेकिन वो संदर्भ में देखना पड़ेगा आपको, संदर्भ देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि सन इज राइज फ्रॉम ईस्ट, ये यूनिवर्सल हो गया, लेकिन हर एक चीज यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ और यूनिवर्सल फैक्ट्स तो लिमिटेड होते हैं। उसके अलावा हर एक चीज जो है वो समय, जगह और उस संदर्भ के हिसाब से बदलती है, तो उस हिसाब से इनकी चीजें जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी भी होती हैं कई बार, लेकिन उनको एक संदर्भ के अकॉर्डिंग समझना जरूरी है। इनकी जो चीजें हैं, इनकी जो फिलोसॉफीज हैं, उसमें आप देखते हैं कि कई जो फिलोसोफर्स थे उनसे अलग हैं। थेल्स हो, चाहे एनाक्सिमेंडस हो, एनाक्सिमेंडस हो, इनके साथ आपको एक चीज कॉमन भी नजर आएगी। अलग तो बहुत सी नजर आएंगी, लेकिन एक चीज इनमें कॉमन नजर आएगी। वो ये कहते हैं कि ये सब लोग जो हैं वो एक बेसिक एलिमेंट कहीं ना कहीं मानते हैं। थेल्स के लिए वो बेसिक एलिमेंट वाटर था, जैसे मैंने आपको पंच तत्व कहा, इनके लिए एक तत्व था। थेल्स कहते हैं कि सब कुछ पानी से ही शुरू हुआ, पानी में ही विलीन हो जाएगा, पानी ही सबसे बेसिक एलिमेंट है। एनाक्सिमेंडस ने हवा को कह दिया बेसिक एलिमेंट, हेराक्लिटस ने फायर को कह दिया, जेनोफोन ने अर्थ को कह दिया, और वाटर को कह दिया अर्थ। तो देखिए चार तत्व हो गए, हमने पांच की बात करी थी, इसमें आकाश और जोड़ दें तो हमारे पंच तत्व बन जाएंगे। तो मिलेशियन या जो मिलेटिस के और इस आयनियन रीजन के जो फिलोसोफर्स थे, उनके लिए तत्व अपने हिसाब से की एलिमेंट्स थी। तो हेराक्लिटस के लिए ये फायर था। ठीक है, तो ये सब चीजें इनके लिए ओरिजिनल स्टफ के तौर पे थी कि आग से ही शुरू हुआ, आग पे ही खत्म होगा। अब इस चीज को भी आप समझ लीजिए कि कैसे ये बात कह कैसे रहे हैं कि वाई फायर, सब कुछ फायर से ही शुरू कैसे और फायर से ही खत्म कैसे। इन्होंने कहा था कि द वर्ल्ड एज एवर लिविंग फायर मेक्स स्टेटमेंट्स सच थंडरबोल्ट स्टीयर्स ऑल थिंग्स, सब चीजें थंडरबोल्ट से ही शुरुआत होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थ का फॉर्मेशन कब और कैसे हुआ, इन चीजों को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 450 करोड़ साल पहले, जब धरती थी ही नहीं,
उससे पहले ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स थे, उनका क्लाउड था। फिर बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई और एक स्टार था जो उस क्लाउड से थोड़ा दूर था, उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ। उसके बाद ये सारे जो क्लाउड के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे से जुड़ने लग गए, मेट्रॉइड बनने लग गए। फिर वो एक ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के पास आने लग गए। इस तरह से अर्थ का निर्माण हुआ, जो हमारी धरती है उसका निर्माण हुआ। ये साइंटिफिक बातें हैं, साइंस इस तरीके के क्लेम करता है, थ्योरेटिकल चीजें हैं, हालांकि पूरी तरह से तो प्रूवन है नहीं हर एक चीज। उसके बाद लाइफ का सारी चीजें जो हैं उसमें आपको पता है कि धरती का जो शुरुआत में टेम्परेचर था वो 8,500 डिग्री के आसपास था, 6,000 डिग्री से ज्यादा था, मतलब जिसके ऊपर जीवन की परिकल्पना भी इम्पॉसिबल है, असंभव है। उसके बाद ये ठंडी हुई और ठंडी हुई तो एक दौर इतना आया कि पूरी धरती जो है वो आइस से कवर हो गई, जिसे आइस एज कहा जाता है। तो सोचिए, जिस धरती का तापमान, पहले तो सोचिए जहां धरती थी नहीं, सिर्फ डस्ट पार्टिकल थे, वहां से धरती बन गई और वो धरती जो है वो 8,500 डिग्री टेम्परेचर की थी। तो वो आग थी कि नहीं थी? वो आग का गोला थी ना, सूरज की तरह ही तप रही थी वो। और वो आगे चल के उस पर एक ऐसी इस तरीके के फिनोमिना हुए कि वो ठंडी होके आइस एज में तब्दील हो गई। तो सब कुछ बदल तो रहा ही है, आग से शुरू हुआ ना। तो उस तरीके की बातें इन्होंने उस साइंटिफिक डेवलपमेंट से पहले बोली थी, है ना। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ आग से शुरू हुआ, आग से ही में ही खत्म हो जाएगा, विलीन हो जाएगा और वहीं से शुरू होगा। सिंबल ऑफ चेंज के तौर पे आग को उन्होंने इस्तेमाल किया, ना कि एक सिर्फ और सिर्फ आग के तौर पे। आग, जलती हुई आग से ये नहीं कि ये भैया आप उसको देखने लग जाए और कहें कि इसी से सब कुछ बन जाएगा और इसी से सब कुछ बनता है। नहीं, ऐसा नहीं। इस सिंबल की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया। ऑल थिंग्स आर एक्सचेंज फॉर फायर। उन्होंने कहा कि सब चीजें आग में परिवर्तित हो सकती हैं, सब कुछ उसमें जाके विलीन हो जाएंगी एक न एक दिन। फायर फॉर ऑल गुड थिंग, एज गुड फॉर गोल्ड एज गोल्ड फॉर गुड्स। ठीक है, इस तरह से चीजें उन्होंने कहा कि देखिए जैसे सोना, अब तो देखिए आप करेंसी इस्तेमाल करते हैं, तो पहले तो गोल्ड एक तरह से मुद्रा थी। तो जैसे गोल्ड, आप गोल्ड के बदले कोई भी चीज खरीद सकते हैं, जिस तरह से गोल्ड के बदले कुछ भी खरीद सकते हैं गोल्ड से, और सभी चीजों के लिए गोल्ड एक यूनिट की तरह काम करता था। उस तरह से फायर जो है वो सब चीजों के लिए एक्सचेंजेबल है फॉर द नेचुरल लॉज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आयोनियन फिलोसफी का इस तरह से क्रिटिसिज्म किया उन्होंने। और एक और चीज है, देखिए कि वी कैन मेजर ऑल थिंग्स अगेंस्ट फायर एज स्टैंडर्ड। तो फायर को उन्होंने एक यूनिट मान लिया और स्टैंडर्ड मान लिया कि जो है, देखिए आप, जैसे मैंने गोल्ड का भी एग्जांपल दिया, इन्होंने गोल्ड के एग्जांपल दिए ना। तो गोल्ड को हर एक चीज है उसमें गोल्ड है। क्यों? क्योंकि सभी क्या बने हैं, किससे बने हैं? फायर से बने हैं, उन्हीं तत्वों से बने हैं जिससे सारे एलिमेंट्स बने। लेकिन सब चीजों को गोल्ड तो नहीं बोल सकते। आप कह सकते हैं कि देखिए भाई, पंच तत्व से ही तो ये चीजें बनी है ए, और पंच तत्व से ही बना है गोल्ड, लोहा भी इसी से बना है, सोना भी इससे बना है, तो चलो भाई सोना और गोल्ड आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। नहीं होगा ना ऐसा, कोई नहीं करेगा इस चीज को, आप चाहे उसे कितना भी समझा दें। लेकिन क्योंकि वो गोल्ड है नहीं, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता एज ए गोल्ड, है ना। भले ही उसके अंदर वही सब हो जो कि उसमें है, उसके प्रॉपर्टीज बदल गई क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों में बनने का तरीका अलग अलग है। तो फायर को उन्होंने स्टैंडर्ड वैल्यू बना दिया, एक यूनिट बना दिया, एक तरीके से आप कह सकते हैं, बाकी चीजों से ऊपर रखा। लेकिन बाद में भी उन्होंने एक चीज और कही, जो कि उन्होंने आयोनियन फिलोसॉफी के क्रिटिसिज्म में कही। कहा कि देखिए बहुत सारे जो फिलोसोफर्स हैं उनका ऐसा मानना है, और जो पुराने लोग हैं उनका मानना है कि ये जो मिलेशियंस जो हैं, इन्होंने एक चीज को तो समझ लिया कि हर एक चीज दूसरी चीज में परिवर्तित होती रहती है, लेकिन ये कई बार एक स्टफ को दूसरे सोर्स से सुपीरियर समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा एलिमेंट वही है। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है वो बी के लिए सोर्स है, बी जो है वो सी के लिए है, और सी जो है वो बी में बदल जाता है, बी फिर ए में बदल जाता है, और मतलब सब चीजें एक दूसरे में बदलती जाती हैं। ए बी में बदल गया, बी सी में बदल गया, सी वापस बदल गया ए में। तो मैं यहाँ पे कहूँ कि ए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका कोई तर्क है क्या? कोई तर्क है नहीं। ए बी में बदला है, बी सी में बदला है, सी वापस ए में बदला है, तो ए की कोई सुपीरियरिटी थोड़ी हो गई यहाँ पे। बेसिकली इन्होंने कहा कि कोई पर्टिकुलर रीजन ही नहीं है कि किसी आप एक स्टेप को किसी दूसरे के एक्सपेंस के ऊपर प्रमोट करें। हालांकि आप देखेंगे तो इन्होंने फायर को कहीं ना कहीं दूसरे स्टेप से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, लेकिन एक सिंबल के तौर पे दी है, सिंबल के तौर पे चीजों को समझाने के पर्पज से दी है।
तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को समझाने के लिए उन्होंने इस चीज को इस्तेमाल किया है कि सब चीजें बदलती जाती हैं, फायर से शुरू हुई अल्टीमेटली वापस फायर में ही मिल गई। तो वो इन्होंने एक जो है यूनिट उसे बना लिया। ठीक है, अब इन्होंने आगे एक और चीज कही जो आप देख सकते हैं, बाकी आयोनियन फिलोसॉफी में नहीं मिलेगा। आयोनियन मतलब ये ग्रीक फिलोसॉफी का ही आयोनियन जो पार्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए चीज। तो आयोनियन रीजन में जो फिलोसोफर्स थे, इनके जो अर्ली प्रेसिडर्स थे, वो फिजिकल थ्योरी तक सीमित थे। और ये जब फिलोसॉफिकल एंगल्स को इन्होंने डेवलप करना शुरू किया, अपने फिलोसॉफी के एंगल्स को दिया, तो ये मेटाफिजिक्स की तरफ भी बढ़े। मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा, एग्जिस्टेंस का सवाल, सच्चाई का सवाल, अल्टीमेट ट्रूथ, इनकी बात हुई। भले ही इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू थे उसमें कोई आपको जो है एकदम डिटेल में ये नहीं कहा कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, ये सब बातें इन्होंने नहीं कही जैसे रिलीजियस होती हैं बातें, कई फिलोसॉफिकल एंगल्स में होती है। मेटाफिजिक्स पे इन्होंने कोई बहुत गहन चीजें नहीं लिखी, लेकिन इनकी जो बातें हैं, जो कॉम्प्लेक्स बातें, उनमें भी आपको बहुत से ऐसी चीजें मिलेंगी जिसमें लगेगा कि हाँ मेटाफिजिकल बात हो गई, ये तो एग्जिस्टेंस की बात हो गई, ये तो ट्रुथ की बात हो गई। अब इन्होंने फिजिकल थ्योरी की अगर बात करें इनकी, तो इन्होंने कॉस्मोलॉजी को एक सिंगल सेंटेंस में बताया। कॉस्मोलॉजी यानी वर्ल्ड ऑर्डर, ये जो ब्रह्मांड है इसका ऑर्डर क्या है। इन्होंने कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर द सेम फॉर ऑल, नो गॉड और नो मैन डिड क्रिएट। किसी आदमी और किसी भगवान ने इसे नहीं बनाया, ये सबके लिए सेम है, ये पहले हमेशा से था और हमेशा रहेगा। और एवरीथिंग, एवरी लिविंग फायर काइंडली किंडलिंगली मेजर एंड बीइंग क्वेंच्ड इन मेजर्स। तो फायर को इन्होंने की एलिमेंट मान लिया, बेसिकली एक यूनिट मान लिया, लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि किसी ने बनाया या किसी, ये तो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, सब कुछ चीजें बदलती रहेंगी लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। ये मतलब बदलता रहेगा लेकिन ये रहेगा, एक जैसा है वैसा रहेगा। ऐसा नहीं कि ये भी एकदम से बदल के समाप्त हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा कि इसको बनाया गया है या इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इन्होंने कहा ये हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो कॉस्मोस जो वर्ल्ड ऑर्डर की बात होती है, इसमें इन्होंने इसकी शुरुआत भी उसी तरह से बांधी कि एक फियरी होलोकास्ट जो है, पहले के जो सोर्सेस थे वो हेराक्लिटस को इस तरह से समझते थे। उनका ऐसा मानना था कि उन्होंने ऐसा कहा कि फियरी होलोकास्ट से इसकी शुरुआत हुई, जो कि साइंस भी इसको क्लेम करता है कि फियरी होलोकास्ट मतलब एक डस्ट पार्टिकल्स का वो जो क्लाउड था उसी से एक्सप्लोजन और चीजें हुई और वर्ल्ड का निर्माण हुआ, धरती का निर्माण हुआ, और ये एक दिन फिर से समाप्ति हो जाएगा और टूटेगा फिर बन जाएगा, ये सब चीजें इन्होंने कही। लेकिन आज के समय पे इनको जिस तरह से पढ़ा जाता है, जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें ये कहा जाता है कि इन्होंने ये कहा था कि न इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का न तो कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, ये हमेशा से थी और हमेशा चलती रहेगी। तो कॉस्मोलॉजी के ऊपर इन्होंने कोई बहुत ज्यादा डिटेल में या कोई बहुत गहरी बात तो यहाँ पे इन्होंने करी नहीं है। ठीक है, तो वो एक बेसिक बात करी है, लेकिन उस दौर में जब साइंस का इतना डेवलपमेंट नहीं था, उसमें इतनी बात भी करना ठीक है। ठीक है, अर्ली कॉस्मोलॉजिस्ट जो थे, चाहे वो हेराक्लिटस से पहले के हों या उनके कुछ समय बाद के हों, उन्होंने जो है इस तरीके की बातें करी कि देखिए एक एलिमेंट्री स्टफ से धीरे धीरे ओरिजिन हुआ अर्थ का, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, और कुछ ने ऐसी बातें भी कह दी कि एक दिन इसका अंत भी हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ होती है, एक जानवर की लाइफ होती है, एक पेड़ की लाइफ होती है, उस तरह से इस ब्रह्मांड की भी एक लाइफ है, उसके बाद ये इसका अंत होना निश्चित है। इस तरीके की बातें कई फिलोसोफर्स ने करी, लेकिन हेराक्लिटस ने फिलोसॉफी ऑफ फ्लक्स, जो जिनको कह सकते हैं आप, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दो स्टफ जो है वो एक दूसरे में बदलता जाता है, लेकिन वर्ल्ड जो है, ये जो दुनिया है, ये ब्रह्मांड जो है, ये स्टेबल रहेगा, ये एग्जिस्ट हमेशा करेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब सब कुछ बदल रहा है तो धरती क्यों नहीं बदलेगी और बाकी सब कुछ क्यों नहीं बदलेगा? तो उसके लिए इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, द टर्निंग ऑफ फायर्स के बारे में उन्होंने कहा कि देखिए पहले जो है सी बना, एंड फिर सी से जो है आगे आधी धरती बन गई और आधी जो है फायर विंड, मतलब वो बन गया, आधी जो है धरती बनी और आधी फायर विंड बन गई। जैसे प्रेस्टर की सिद्धांत कहते हैं ना, मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना है, जो कि मैंने आपको बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले कि किस तरह से वो डस्ट पार्टिकल्स और वो चीजें मिली आपस में और आपस में जुड़ के अर्थ और ये सब बना। लेकिन यहाँ पे इन्होंने हाफ अर्थ और हाफ वाटर और इनकी बात कर दी। यहाँ पे हाफ नहीं है, वो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका तो बदलता गया। जिस तरह से ग्लेशियर्स पिघले थे और जब धरती में आइस एज के बाद चीजें बदली थी, उसके बाद वो तो बदल गया कि कितनी भी धरती थी, जितने बाहर वो निकले
धरती निकली, मतलब बड़े बड़े जब एक्सप्लोजन हुए, लावा निकला, तो वो धरती का एक अलग पार्ट बन गया। आप जानते हैं कि ज्यादातर हिस्से में अभी भी पानी है, 75% के आसपास, मतलब 2/3 हिस्से में अभी भी ज्यादा हिस्से में पानी है। और सी इज लिक्विफाइड एंड मेजर इनटू द सेम प्रोपोर्शन एज इट हैज बिफोर इट बिकम अर्थ। ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में था सी, जो है ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन आप साइंस के पर्पज से उस तरह से देखें तो सेम प्रोपोर्शन में नहीं, लेकिन अलग प्रोपोर्शन में हो भले ही, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक चीज दूसरे में बदलती रहती है। पानी अर्थ में बदल गया, अर्थ का मतलब ये जो है सरफेस की बात कर रहे हैं, धरती की बात कर रहे हैं, और समुद्र की बात नहीं कर रहे हैं। तो फायर जो है वो उससे सी बना, और सी से फिर धरती बनी, और इस तरह से चीजें इन्होंने बोली हैं। इस चीज को अभी मैं आपको और ढंग से बताता हूँ। ठीक है, आगे चीजें, तो इन्होंने बेसिकली ये कह दिया कि फायर, वाटर, अर्थ सभी जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे में बदलते जाते हैं। और आप अगर अर्थ के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज पता भी चलेगी और रियलाइज भी होगा कि बात तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही तो है। ऐसी चीजें होती तो हैं ही, उसके रीजन अलग अलग हैं, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज की वजह से ऐसी चीजें होती हैं। इन्होंने कहा कि मैटर इज नॉट कंजर्व्ड और नॉर्म ऑफ मास, बट एटलीस्ट एन इक्विवेलेंस ऑफ मैटर इज मेंटेन। कि एक चीज दूसरे में बदल जाती है, लेकिन उसके कहीं ना कहीं कुछ ना प्रॉपर्टी तो उसमें दूसरे में जाती है, तो कहीं ना कहीं फिर भी यूनिटी तो रहती है कि ए जो है वो बी में बदल गया है, बी और ए एक जैसे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये इसी से बदला है तो कहीं ना कहीं बेसिक एलिमेंट तो रहेंगे, और फायर तो बेसिक एलिमेंट है ही। इस तरीके की बातें कही है इन्होंने। तो पानी की जैसे मैं एग्जांपल आपको पहले दे चुका हूं कि पानी भले ही भाप में बदल जाए, लेकिन भाप में पानी तो है ही। आइस में बदल जाए, लेकिन आइस में पानी तो है ही, प्रॉपर्टीज तो हैं ही। कुछ चीजें, कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है बदल सकती हैं, है ना, लेकिन कुछ चीजें जैसे पानी के ऊपर आइस तैरेगी, ये एक अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी आइस और वाटर हैं तो एक ही एलिमेंट। बैलेंस ऑफ स्टफ इज मेंटेन्ड इवन दो पोर्शन ऑफ स्टफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग देयर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी चाहे बदलते रहे, लेकिन कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो सेम रहता है। फॉर हेराक्लिटियस फ्लक्स एंड अपोजिट आर नेसेसरी फॉर लाइफ। एरिस्टोटल ने ये कहा कि देखिए, हेराक्लिटियस ने एक बार ये कहा था कि देखिए अपोजिट चीजें भी जो है वो नेसेसरी हैं, और उसमें उन्होंने इवन कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्राइप्स को भी सपोर्ट किया कि जो सिविल वॉर होते हैं या किसी तरीके के रिवोल्ट होते हैं, रिबेल्स होते हैं, वो भी जरूरी है। और ऐसा कब कहा उन्होंने? होमर की इलियाड जो पुस्तक है, बुक है, पोएट्री है, उसमें उन्होंने कहा कि जो गॉड हैं और गॉडेस हैं, उन्होंने सभी लोगों को उसके लिए पनिश किया, जिस तरीके का उन्होंने स्ट्राइव किया था, जिस तरीके की लड़ाई उन्होंने ट्रॉय में करी थी, डिस्ट्रक्शन और जो चीजें करी थी, उसके लिए भगवान उनको माफ नहीं करेगा। और उन्होंने हारमोनी को तोड़ा है, सब कुछ उन्होंने नियम तोड़े हैं, और इस तरीके की स्ट्राइफ का बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। हेराक्लिटस ने उनको क्रिटिसाइज किया और कहा कि देखिए ऐसा है, वॉर इज कॉमन, स्ट्राइफ इज जस्टिस। जरूरी है, लड़ाइयां भी जरूरी हैं, रिवोल्ट भी जरूरी है, क्योंकि ऑल थिंग्स हैपन अकॉर्डिंग टू स्ट्राइफ एंड नेसेसिटी। क्योंकि वॉर इज फादर ऑफ ऑल, किंग ऑल द एंड किंग ऑफ ऑल, सबका फादर है वॉर। और इससे उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि लड़ाइयां देवता भी करते हैं, मैन भी करते हैं, और ये कहानियों में भी है। जो अपने स्लेव बनाते हैं, फ्री मैन बनाते हैं, सब लोग लड़ाई लड़ते हैं, और अपने अपने पर्पज होते हैं। लड़ाई कोई यूं ही नहीं लड़ता, कभी कभी एक आंदोलन, एक रिवॉल्यूशन जरूरी होता है। अब आप जानते हैं कि इतिहास में कितने सारे रिवॉल्यूशन और कितनी सारी क्रांतियां हुई हैं। क्या वो सभी बेफिजुल थी? नहीं थी ना। बेफिजुल होती तो उन क्रांतियों में आज हम जहां पे खड़े हैं, दुनिया भर में इतनी सारी डेमोक्रेसीज हैं, ज्यादातर देश जो है लोकतंत्र बन गए हैं। पहले एक दौर में मोनार्कीज हुआ करते थे, उन मोनार्कीज को हटाया कैसे गया? बहुत सारे वहां पे स्ट्राइक्स हुए हैं, बहुत सारे सिविल वॉर्स तक हुए हैं, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, तो उनकी जरूरत थी। और हेराक्लिटस ऐसी बातें मानते थे, इस एंगल से देखते थे उन चीजों को। कोई जो व्यक्ति है वो वॉर को ग्लोरीफाई भी करता है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले बताया था, का वीडियो में बताया था कि वॉर को ग्लोरीफाई करने वाले बहुत सारे लोग थे उस दौर में। कई ऐसी विचारधारा भी रखते हैं कि द अल्टीमेट कॉज ऑफ वॉर इज पीस, कि वॉर का अंतिम लक्ष्य क्या है? पीस ही तो है।
तो ये बात भी है। तो वो तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप किसी एंगल से देखते हैं। वॉर इज नॉट सॉल्यूशन, लोग इस एंगल से भी देखते हैं, और वॉर इज ए सॉल्यूशन, इस लोग इस तरह से भी देखते हैं। तो हेराक्लिटस ने इस चीज को इस तरह से काटा, ये होमर की बात को काटा और कहा कि जस्टिस के लिए स्ट्राइफ जरूरी है, वॉर कॉमन है, और वॉर तो फादर है सबका, राजाओं का भी, देवताओं का भी, और आम आदमी का भी, चाहे वो स्लेव हो चाहे वो फ्री मैन हो, सबके लिए जरूरी है अपने पर्पस को हासिल करने के लिए, अपने जगहों पे अपने हकों को पाने के लिए। एनाक्सीमेंडस का भी इन्होंने एक तरह से क्रिटिसिज्म किया, और उन्होंने कहा, जो एक आइडिया था एनाक्सीमेंडस का, कि अपोजिट्स को पनिश करता है एक अपोजिट जब दूसरे अपोजिट को, एक थिंग जब दूसरी थिंग को किसी भी चीज के संदर्भ में कॉस्मिक ऑर्डर में अगर पनिश करने की कोशिश करता है तो उसे पनिश मिलता है। अपोजिट का जब विरोध करता है तो उसको पनिशमेंट मिलता है। एक तरीके से चीजें इस तरह से डिजाइन की जाती हैं कि कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए चीजें जो हैं एक दूसरे में उनको पनिश किया जाता है जब एक चीज दूसरे का विरोध करे। लेकिन ये चीज जो है हेराक्लिटस नहीं मानते। उनका मानना है कि देखिए ये तो ऑर्डर है, एक चीज दूसरी चीज अपोजिट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहेगा। यहाँ पे कोई अल्टरेशन तो है नहीं कि डे का नाइट के ऊपर विजय पाले, ऐसा तो है नहीं कि दिन चाहे कि हाँ अब मुझे रात के ऊपर विजय पानी है और हमेशा हमेशा के लिए दिन रहेगा, रात ये चाहे कि वो दिन की जो एग्जिस्टेंस है उसको मिटा दे और हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये कॉन्स्टेंशन है, ये चलता रहेगा। हॉट कोल्ड समर विंटर ये सब चीजें चलती रहती है। इवन लाइफ एंड डेथ, कोई मौत को जीत नहीं पाया इस सृष्टि में, आज तक कोई मौत को नहीं जीत पाया, ये बात है, असंभव है। तो ये अपोजिट्स हैं एक दूसरे के, वो होना ही होना है। तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई अगर मौत के ऊपर जीत हासिल करना चाहेगा उसके लिए अलग पनिशमेंट स्ट्रक्चर रहेगा कॉस्मिक जस्टिस के लिए, इस तरह से हेराक्लिटस का इस तरह से कहना था। एनाक्सीमेंडस का भी आप बात पढ़ोगे तो आपको उनका एक एंगल समझ में आएगा और आप कहेंगे कि हाँ ये भी सही करे। तो वो अपना अपना सोचने का और अपना अपना कहने का तरीका था, ठीक है। एनाक्सीमेंडस का भी मैं जल्दी ही बायोग्राफी लेके आऊंगा आपके लिए, उनकी भी बातें हम करेंगे, बहुत बड़े फिलोसोफर थे वो। तो इस तरीके की बातें कही। इंडीड इन सम थिंग्स डिड नॉट डाई अदर वुड नॉट बी बोर्न, अगर एक चीज नहीं मरी तो दूसरे का जन्म नहीं होगा, तो इसलिए एक का मरना जरूरी है। ये बात जो है हेराक्लिटस कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट डजंट इंटरफेयर विद लाइफ बट रेदर इज प्री कंडीशन ऑफ लाइफ, कि कॉन्फ्लिक्ट ही जरूरी है, उस कॉन्फ्लिक्ट के बिना लाइफ ही संभव नहीं है। अपोजिट्स आर इंपॉर्टेंट, अपोजिट्स आर यूनाइटेड, ये बात इन्होंने कही है। As we seen for Heraclitus, fire changed into water and into earth, and water changed into earth, and earth changed into water, then into fire. तो बेसिकली क्या, सबसे पहले फायर किस में बदला, वाटर में, वाटर किस में बदला, अर्थ में, और अर्थ किस में बदला, अगेन वाटर में, और वाटर अगेन किस में, फायर में। तो ये सब चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि वाटर जो है वो मतलब अपनी प्रॉपर्टीज को ना खोने के लिए ये विद्रोह कर दे कि वो तो अर्थ में बदलेगा ही नहीं, क्योंकि उसे बदलने के लिए कई सारे एलिमेंट्स और कई सारे फिनोमिना हैं। वो ऑटोमेटिकली ये नहीं कहेगा कि चलो भाई टाइम हो गया है चलिए अब फायर में बदल जाते हैं, नहीं, इसके लिए फिनोमिना है, इसके लिए कॉस्मिक ऑर्डर है, लॉज हैं, तरीके हैं, वो होंगे, और वो होंगे तभी बदलेगा, उसमें कितना भी समय लगे लेकिन उसी तरीके से वो बदलेगा, ठीक है। तो ये चीज, और ये चीज को समझने के लिए आप ये जरूर पढ़िएगा कि अर्थ कैसे बनी, ये इससे आपको बहुत सी चीजें समझ में आ जाएंगी और आप इस चीजों में समझने में आपको बहुत आसानी भी होगी। टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड वी मस्ट पोसिस्ट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी चेंज। देखिए न्यूटन की तीसरा नियम क्या कहता है, हर एक एक्शन का विपरीत अपोजिट एक्शन होता है उतनी ही मात्रा में, इक्वल क्वांटिटी में। और ये बात इन्होंने क्या कहा था कि मेंटेन द बैलेंस ऑफ वर्ल्ड वी मस्ट वॉइस दैट एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी चेंज, ये होता ही होता है। तो उन्होंने फोर्स के संदर्भ में कहा था, उन्होंने कहा था कि जब आप एक चीज के ऊपर कोई धक्का लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो उसके बाद में इतना ही अपोजिट आपके प्रति रिएक्शन होता है। इन्होंने हर चीज के संदर्भ में बात कही थी। हेराक्लिटस ऑब्जर्व द रोड अप एंड डाउन इज वन एंड द सेम। जो रोड है, एक सड़क है, मान लो कहीं जा रही है, ए सिटी से बी सिटी को जा रही है, ठीक है, ठीक है, तो इधर से लोग जाएंगे भी, उधर से लोग आएंगे भी, होंगे कि नहीं। यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ी है कोई
कि इस रोड को कोई अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। ये डेली ट्रैफिक जो है ट्रेवलर्स को सिटी से बाहर भी लेके जाता है और बाहर से अंदर भी लेके आता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो बेसिकली यही है कि हर चीज जो है उसका अपोजिट डायरेक्शन होता है, इधर से जाएंगे उधर से लोग आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि रोड सिर्फ एक जगह जाएगी, दूसरी उस जगह से वापस भी तो आएगी, वही बात है। तो ये जो चीज है ये सिर्फ किसी एलिमेंट्स पे ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली और हर एक अदर डोमेन में भी लागू होती है ये बात। अब इनकी मॉरल और पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ लेते हैं। तो इनके ऊपर डिबेट है कि कुछ लोगों का मानना है कि ये ए फिलोसॉफी ऑफ नेचर थे, कुछ का मानना है ए फिलोसोफर कंसर्न विद ह्यूमन कंडीशंस पे थे। तो दो अलग अलग लोगों का मानना है था। तो जैसे जी कर्क ये कहते हैं, जी एस कर्क की वो तो फिलोसॉफी ऑफ नेचर थे, सी एच कहान ये बोलते हैं कि ह्यूमन कंडीशन के फिलोसोफर थे। लेकिन अगर आप इनको डिटेल में अभी तक जितना पढ़ पाए हैं तो आपको क्या लगता है, इन्होंने तो हर तरीके से चीजों को देखा है कि नेचर के नियमों को भी ह्यूमन लाइफ के इम्प्लीकेशन के ऊपर इन्होंने बताया है कि देखिए क्या है कि वो चीज आपको भी किस तरह से जो है इम्पैक्ट करेगी। हर एक चीज की यूनिटी को बताना, यूनिवर्सल फ्लक्स को बताना, वो सब चीज जो है वो इंसान से तो अल्टीमेटली कनेक्टेड है ही। और अगर एस्ट्रोनॉमी की और कॉस्मोलॉजी की बात करें तो ये जर्नल थ्योरी की बजाय टेक्निकल क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा जो है बात करते हैं। तो थ्योरी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन कंडीशंस के इंटीमेटेड कनेक्शन के बारे में बात करते हैं और दोनों के ऊपर बात करते हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि वो मॉरल फिलोसोफर या ह्यूमनिस्ट थे ये भी कोई रीजन नहीं है हमारे पास, ये भी कोई पूरी तरह से तार्किक बात नहीं होगी। और ये भी कह देना कि वो नेचुरल फिलोसोफर थे ये भी बात जो है वो गलत होगी। तो बेसिकली ये जो है ये मॉरल इम्प्लीकेशन ऑफ फिजिकल थ्योरी के ऊपर कंसर्न थे और उसी के ऊपर ज्यादा बात करते थे। और इनका जो नेचर को देखने का नजरिया था वो था कि जो सोल है, सोल आत्मा है, सोल इज फियरी इन नेचर। मॉरल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में उनका ये चीज भी आप देखिएगा कि नेचर को, सोल की नेचर को किस तरह से देखते हैं। जैसे सोल के बारे में आपने कहा सुना होगा ना कि आत्मा को न तो काटा जा सकता है, न बनाया जा सकता है, न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। इस तरीके की बातें होती है ना कि वो परे है, एलिमेंट्स से परे है, उसको छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, ऐसी बातें कही जाती हैं। इनका क्या ओपिनियन था सोल के बारे में? इनका सोल के बारे में और सोल के बारे में हर एक विशेष व्यक्ति का अपना वो हो सकता है, नजरिया हो सकता है, क्योंकि वो तो एक परिकल्पना है, इस तरीके की परिकल्पना है जिसको किसी ने देखा नहीं, किसी ने उसको छुआ नहीं। महसूस करने की बात है तो कौन किस तरह से महसूस करता है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो अलग अलग जो रिलीजन है उनमें अलग अलग तरीके की बातें होती है, अलग अलग फिलोसोफर्स अलग तरीके की बातें करते हैं। हेराक्लिटस ने कह दिया कि सोल एक फियरी नेचर की चीज है, फियरी नेचर है उस एलिमेंट सोल का। आत्मा फियरी है, मतलब आग है, अग्नि है। तो अग्नि का जस्ट अपोजिट क्या होता है? वाटर, पानी। आग के ऊपर पानी डाल दोगे तो आग खत्म, अग्नि खत्म हो जाएगी, हो गई ना बात। तो अगर सोल जो है उसकी डेथ की बात करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में। तो बेसिकली सोल जो है उसको, उसकी नेचर को आग बताती है और आग की डेथ यानी कि सोल की डेथ वो वाटर बताता है। और बेसिकली यहाँ पे उन्होंने कहा कि टू वाटर डेथ बिकम अर्थ एंड बर्थ अर्थ वाटर बिकम बोर्न, वापस बोर्न हो जाता है, रिबोर्न हो जाता है ना। तो ये चीज रिबोर्न की बात इन्होंने कर दी। पहले भी मैं आपको बता दूं कि कैसे पानी धरती में, धरती पानी में, पानी किस तरह से बदलता है वापस। तो इन्होंने कहा कि देखिए सोल इज जनरेटेड आउट ऑफ सब्सटेंस जस्ट एज फायर इज, बट इट हैज ए लिमिटलेस डायमेंशन। सोल के पास लिमिटलेस डायमेंशन है। इफ यू वेंट टू सर्च ऑफ इट यू वुड फाइंड इट। आप ढूंढ नहीं पाएंगे, बाउंड्रीज नहीं ढूंढ पाएंगे इसकी। ये कहीं से कहीं तक ट्रेवल क्या कर सकती है, क्या इसकी सीमाएं हैं, वो आप फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। इन्होंने यहां तक कहा कि बाद में इन्होंने लोगों को शायद मॉरल करेक्शन के लिए कहा या इस चीज को इस तरह से समझाया कि ड्रंकनेस जो है, जो मतलब नशा है, वो सोल को डैमेज करता है। क्यों? क्योंकि आग की प्रवृत्ति वाली सोल जब उसे मॉइस्ट करोगे, उसे नशे में डुबाओगे, भिगोगे, तो वो अपनी वर्च्यूज को खो देगा और उसके डैमेज होगा। तो वर्चुअस होने के लिए और सोल को ड्राई रखना जरूरी है ताकि आप इंटेलिजेंट रहें। और सोल जो है वो सरवाइव करती है। सोल सीम्स टू एबल टू सर्वाइव डेथ एंड फेयर
अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर, ये बात इन्होंने कही। तो सोल के ऊपर भी इन्होंने बात करी, तो मोरलिटी के ऊपर भी बात हो रखी है, सोल के ऊपर भी बात हो रखी है, मेटाफिजिक्स पे भी हो रखी है, लेकिन बहुत अलग अलग संदर्भ में कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर, सिस्टमेटिक तरीके से, उस तरह से नहीं कि हर एक चीज़ के ऊपर ऑर्डर से बात करेंगे, वैसे नहीं। चीज़ें देखिए आप। द लॉ ऑफ सिटी स्टेट आर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। सिटी स्टेट्स में अपने अपने कानून थे, अपने अपने तरीके थे, तौर तरीके। तो इन्होंने कहा कि पीपल जो शहर में रहते हैं उनको अपने अधिकारों के लिए, अपने लॉज के लिए, अपने लिए लड़ना चाहिए, सिटी वॉल के अंडर और बियॉन्ड भी। क्योंकि सिटी वॉल में रहते हैं तो एक प्रॉपर दायरे में रहते हैं, उस दायरे में तो आपको लड़ना ही चाहिए। उसके लिए स्ट्राइक्स भी करने पड़े, आंदोलन भी करने पड़े, रिवॉल्यूशन भी करना पड़े तो करो। लेकिन ऑल ह्यूमन लॉ जो हैं उनके ऊपर एक डिवाइन लॉ है, और वो डिवाइन लॉ क्या है कि यूनिवर्सल फ्लक्स, अपोजिट में यूनिटी, अपोजिट्स का होना जरूरी है। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए ही अपने सिटी स्टेट्स के लॉ बनाने पड़ेंगे। और ये जो लॉज हैं ये सिर्फ लोकल इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि यूनिवर्सल इंटरेस्ट के लिए होने चाहिए। और इसीलिए जो आपका ह्यूमन कॉस्मोस है वो नेचुरल कॉस्मोस के साथ एक तरह से जुड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही नेचर के नियमों की खिलाफत कर दें, जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इनकी जो मॉरल और पॉलिटिकल थ्योरी है, इनको कई लोगों ने नहीं अपनाया, उनका विरोध किया, लेकिन फिर भी ये मॉरल लॉ जो है वो आगे चल के स्टोइक विचारधारा को काफी सपोर्ट करते हैं, स्टोइक विचारधारा को के लिए इन्फ्लुएंस का काम करते हैं। स्टोइक विचारधारा में आप जानते हैं कि आगे चल के 3rd सेंचुरी के आसपास ग्रीस और रोमन साम्राज्य में वो विचारधारा का जन्म हुआ और वहां पे वो डेवलप हुई, जिसमें एक्सपीरियंस की बात हो रखी थी और कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स की बात होती थी, जिसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे किसी दिन। तो उसको इसने काफी सपोर्ट किया, काफी इन्फ्लुएंस किया। उन लोगों ने हेराक्लिटस को जरूर पढ़ा होगा। ए डिवाइन यूनिटी बिहाइंड द कॉस्मस, इन्होंने कहा, वन दैट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड परहैप्स इम्पॉसिबल टू सेपरेट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ कॉस्मोस। एक यूनिटी है जिसको आप पूरी तरह से कभी भी आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। हर एक चीज में यूनिटी है, हर एक अपोजिट में भी यूनिटी है, ये आप ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा कि जो वाइज है वो एक थिंग है, समझने की चीज है, और उसको आप किसी नाम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि जियोस जो गॉड ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी में हेड है वो सब कुछ जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एनीवन कैन बी इंटेलिजेंट। The life is ultimate truth and the life is मतलब the thing जो सबसे important है, जो कि inseparable है, जो कि is life itself is law। इन्होंने कहा कि जिसमें आपको सब चीजें समझ में आ जाती हैं। What is day, night, winter, summer, war, peace, ये सब चीजें उन्होंने कहा कि ठीक है, उस नाम से आप जियोस नाम से उसे बुला सकते हो, लेकिन वो सब कुछ है, हर एक कण, हर एक फीलिंग, हर एक फिनोमिना में है। Evidently the word either is God or the manifestation of activity of God, which is somehow the identified with the underlying order of things। तो वो अगर आप ऑर्डर उससे आप कहें कि ये वर्ड जो है ये गॉड है या मैनिफेस्टेशन है गॉड का, आप उसे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, सब चीज़ों में यूनिटी है। सब चीज़ों में आप देख सकते हैं, फायर से उसे कंपेयर करके इन्होंने बता दिया। तो कंटिन्यूसली इन चीज़ों को इन्होंने इस तरह से बताया है कि चीज़ों में यूनिटी है, अपोजिट होने के बावजूद भी एक चीज़ दूसरे में परिवर्तित हो सकती है। और जो डिविनिटी उस समय का समाज, ग्रीक समाज, यूनानी समाज मानता था कि भाई ये डिविनिटी है हमारे लिए, इन देवताओं की पूजा करना, ये इनके नियमों को मानना, और इन्होंने जो चीज़ें कही हैं वही है। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। आप जिस तरह से उन एक एंथ्रोमॉर्फिक तरीके से उनको पूजते हैं, वर्शिप करते हैं, ये चीज़ें जो हैं ये डिविनिटी नहीं है। डिविनिटी इनसे परे है, जो कि आप उसको सच्चाई से रूबरू होकर ही समझ सकते हैं। अल्टीमेट ट्रूथ, चीज़ों की जो सच्चाई है कि उसमें क्या यूनिटी है, क्या अपोजिट्स हैं, उससे ही समझ सकते हैं, इस तरह से नहीं। तो इन्फ्लुएंस जो है इनका, अगर अकम्प्लिशमेंट कहते हैं या इन्फ्लुएंस कहते हैं, तो कई लोगों ने विरोध भी किया, कई लोगों ने इनका सपोर्ट भी किया। क्रिटिसिज्म अलग अलग लेवल पे था, कई जगह बहुत एक्सट्रीम भी था। लेकिन बात यह है कि ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने फिलोसॉफी में, अगर आयोनियन एरा की बात, आयोनियन क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पे मेटाफिजिक्स को इन्होंने टच किया, मेटाफिजिक्स तक पहुँचे ये। और इन्होंने जो एक्सप्रेशन था, वे ऑफ टीचिंग था, अपनी चीज़ों को व्यक्त करने का, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन अपना अलग था, बहुत अलग था, जो कि बाकियों से
इनको यूनिक बनाता था, तो उससे भी इनका जो है नाम काफ़ी हुआ। पार्मेनिडीज ने इनको रिजेक्ट किया और कई लोगों ने इनको रिजेक्ट किया, लेकिन डेमोक्रेटस ने इनके इथिकल ऑब्जर्वेशन को समझा और उन्होंने इनको कई चीज़ों में इनकी बातों का सपोर्ट किया। तो बहुत सी चीज़ें हैं, कई जगह आप देख पाते हैं कि प्लेटो और अरिस्टोटल ने इनको इनकी रेडिकल थ्योरी के लिए क्रिटिसाइज किया, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन को डिनाई करने के लिए इनका क्रिटिसिज्म किया, और इनकी बहुत सी चीज़ों को उन्होंने समझाने की भी कोशिश करी कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो बहुत सी चीज़ों में आप, जैसे मैंने वो रिवर का एग्जांपल दिया था, वो चीज़ भी उन्होंने उसको समझाया और उस चीज़ को समझा कि हाँ, यहाँ पे ये बात को इस तरह से कहना चाहते हैं कि वो पानी जहाँ पे आप खड़े थे वो वहाँ पे नहीं रहा, तो वो नदी वो नहीं रही जहाँ पे आप पहले खड़े थे। तो ये थी। और स्टोइक जो हैं उन्होंने इनकी बात को आगे समझा 3rd सेंचुरी BCE में, और आगे चल के इनकी चीज़ों के ऊपर और अध्ययन हुआ। डेथ की बात करें तो डेथ का एग्जैक्ट पता नहीं चलता, लेकिन वही बात है कि इनका समय माना जाता है कि ये 69th ओलंपियाड के समय, जो कि 504 से 501 BC के बीच में था, उस दौर तक थे, उस समय जीवित थे। डारियस द ग्रेट का उस समय शासन भी था, और इनका जो समय है वो, क्योंकि जीवन का एग्जैक्ट समय पहले नहीं पता चलता, हमने उसके ऊपर डिस्कशन ही किया था कि 535 BC के आसपास के दौर में भी थे ये, तो इस दौर में रहे। और उसके बाद 6th सेंचुरी BC में इन्होंने रहे, और बाद में अंत में डायोग्नोसिस लेटेरियस, जिनकी बात हम करते हैं, जिनके संदर्भ से हमें ज़्यादा, जिनके अकाउंट से हमें ज़्यादातर ग्रीक फिलोसोफर्स की बायोग्राफीज मिलती हैं, उन्होंने कहा कि ये डंग से वजह से ड्रोफ्सी नाम का एक बीमारी हो गई थी इनको, जिससे क्या है कि स्किन डिजीज होती है, स्किन जो पैर, हाथ पैर जो है सूज जाते हैं, उसको क्योर करना चाहते थे, लेकिन क्योर हुआ नहीं वो, और अपने आप को डंग में कवर कर लिया था, क्योर कर नहीं पाए थे, उसकी वजह से इनकी डेथ हुई। एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कि किस समय डेथ हुई, लेकिन ये जो है, in this may be to parody to his doctrine for soul is to death become water and that dry up the soul is best। उन्होंने क्या कहा था कि soul is fiery nature, fiery by nature, यानी कि आग की प्रवृत्ति में है, और सोल कभी भी वेट नहीं होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। तो उसको सुखाने के लिए इन्होंने अपने आप को डंक में शायद लपेटा, और जो कि डंक में लपेटने का इनका कारण ये था कि सोल को ड्राई अप रख सके। ये शायद इनकी अपनी खुद की फिलोसॉफी को फॉलो करते हुए उन्होंने किया होगा। तो ये बात कही जाती है इनकी डेथ के बारे में। होपफुली आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। हेराक्लिटियस, जो कि अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स विचारधारा वाले फिलोसोफर थे, इनकी चीजों को आप अपने हिसाब से समझ पाए होंगे, मेरे एंगल से भी समझ पाए होंगे। तो बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो। हमने बहुत सारे ग्रीक फिलोसोफर्स की बायोग्राफी कवर की है, और आने वाले समय में और भी लोगों की बायोग्राफीज को हम कवर करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे इन वीडियोस की आपको PDF मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड और वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। और सक्सेस प्लस एकेडमी के जो प्रीमियम कोर्सेज हैं, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स हो, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री हो, और भी आने वाले समय में काफ़ी सारे कोर्सेज आने वाले हैं, तो उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में। चैट सेक्शन के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो तो मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करूंगा। कोई भी आपका सजेशन हो उसका भी मोस्ट वेलकम है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।